गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो दोस्त आज हम आ चुके हैं सीए फाइनल का एक बहुत शानदार सा चैप्टर जिसका नाम है सप्लाई, उसका रिवीजन करने। ये सप्लाई का रिवीजन होल टुगेदर आपका बहुत अच्छे से होगा। इसमें मैं सारे सर्कुलर क्लैरिफिकेशंस वो भी कवर करूंगा, ठीक है। तो यार आ जाओ यार। सबसे पहले सर, व्हाट यू मीन बाय टर्म सप्लाई, और इसी सप्लाई टर्म पे जीएसटी की बातें होती है। तो अगर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा तभी हम जीएसटी की बातें करेंगे। सबसे पहले सर, गुड्स और सर्विसेज। तो गुड्स और सर्विसेज मतलब क्या? गुड्स मतलब एवरी मूवेबल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज गुड्स। एक और चीज, ग्रास अटैच टू द लैंड, उसे भी क्या कहेंगे? गुड्स। एक्शनेबल क्लेम्स, ऐसे क्लेम जिसपे हम बाद में एक्शन ले सकते हैं, कोई भी सिविल सूट कर सकते हैं, उन्हें कहा जाता है एक्शनेबल क्लेम। तो एक्शनेबल क्लेम भी क्या कहलाएंगे? गुड्स। और सर्विसेज मतलब एनीथिंग अदर देन गुड्स। गुड्स को हटा दो तो हर चीज क्या बन जाएगी? सर्विसेज। एक्सक्लूडिंग मनी एंड सिक्योरिटीज, इसका मतलब है मनी और सिक्योरिटी के ऊपर जीएसटी की बातें नहीं होगी। अब सिक्योरिटी में क्या क्या आएगा दोस्त? सिक्योरिटी में शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर, फिर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, फॉरेक्स कॉन्ट्रैक्ट, म्यूचुअल फंड की यूनिट्स, ये सारी तमाम चीजें आ जाएगी हमारा कहां पे? सिक्योरिटी में। एक और चीज सर, मनी और सिक्योरिटी तो जीएसटी के बाहर है, पर इनसे रिलेटेड सर्विसेज जीएसटी के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने मनी एक्सचेंज कराया, जैसे 2000 और 2000 में मैंने आपको 500 के 4 नोट्स दिए, इसमें मैंने अलग से कुछ कमीशन नहीं लिया। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि सर 2000 में मैंने आपको 500 के सिर्फ 3 नोट दिए। तो जब मैंने आपको सिर्फ 3 नोट दिए, 500 रुपए मैंने मेरा कट रखा, मैंने मेरा कमीशन रखा, तो क्या सिर्फ इस 500 रुपए पे सर जीएसटी की बातें होगी? हाँ बेटा, इस 500 रुपए पे जीएसटी की बातें होगी। क्या मान के होगी सर? सर्विस मान के होगी। बोलो बात क्लियर है क्या? एक और चीज, शेयर खरीदो बेचो, फॉरेन एक्सचेंज खरीदो बेचो, इसके ऊपर कोई जीएसटी की बातें नहीं होती है। पर दोस्त, ये जो एक्सचेंज चार्जेस लगते हैं, जो कमीशन लगता है, जो ब्रोकरेज लगता है, उसके ऊपर हम जीएसटी की बातें करेंगे। क्या मान के सर? सर्विसेज मान के। बोलो बात क्लियर है क्या? इसके बाद होता है सर हमारा कंसिडरेशन। आखिरकार कंसिडरेशन की डेफिनेशन क्या होती है? कंसिडरेशन का मतलब समथिंग इन रिटर्न, और समथिंग इन रिटर्न में आप समझना ध्यान से, पेमेंट इन मनी और अदरवाइज। कंसिडरेशन कैश में भी हो सकता है और काइंड में भी हो सकता है। काइंड का मतलब क्या होता है सर? बार्टर, कमोडिटी टू कमोडिटी। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अब आप मुझे फीस कैश में भी दे सकते हो, पर आपने कहा सर आपको मोबाइल फोन की जरूरत है और मेरे पापा के मोबाइल फोन की शॉप है, तो मैंने कहा एक काम करो, जो मेरी फीस है फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज, इस 10,000 रुपीज का तुम मुझे एक मोबाइल फोन दे दो जिसकी वैल्यू भी कितनी है? 10,000 रुपीज। तो सर क्या ये भी कंसिडरेशन कहलाएगा? हाँ बेटा, ये भी कंसिडरेशन कहलाएगा। और मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट, कुछ काम करा उसका मॉनेटरी वैल्यू। और फॉरबियरेंस, अगर कुछ ना करने के भी पैसे दिए जाएं, क्या वो भी कंसिडरेशन कहलाएगा? हाँ सर, वो भी कंसिडरेशन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको 1 CR दे दूं इस बात के कि आपको जीएसटी पढ़ाना नहीं है, आपको जीएसटी नहीं पढ़ाना है, तो ये जो मैंने 1 करोड़ आपको दिए ना, दिस इज कंसिडरेशन फॉर डूइंग समथिंग? नहीं सर, दिस इज कंसिडरेशन फॉर नॉट डूइंग समथिंग। बोलो बात क्लियर है क्या? अच्छा, कंसिडरेशन सर कोई भी दे सकता है, रेसिपिएंट भी दे सकता है, या रेसिपिएंट के बिहाफ पे कोई थर्ड पर्सन भी दे सकता है। अल्टीमेटली मुझे तो मेरी फीस से मतलब है, फिर चाहे आप दो, या आपके बिहाफ पे आपके पापा दें, या आपके बिहाफ पे आपकी मम्मी दें, या आपके बिहाफ पे कोई आपके चचेरे भाई दें, आपके मामा दें, कोई भी दें, ठीक है। तो रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन। एक और चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, क्या सिक्योरिटी डिपॉजिट कंसिडरेशन कहलाएगा? दोस्त, सिक्योरिटी डिपॉजिट बाय डिफॉल्ट कंसिडरेशन नहीं होता है, पर जब सिक्योरिटी डिपॉजिट को सेलर अप्लाई कर देता है फॉर पेमेंट, तब वो कंसिडरेशन कहला देता है।
फॉर एग्जाम्पल 2,000 रुपये का सिक्योरिटी डिपॉजिट मैंने आपसे लिया। मैंने आपको कहा कि यार आप मुझे है ना क्लास की फीस दे दो 10,000, और इस क्लास की फीस में 2,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट इंक्लूडेड है। नॉर्मली तो सर सिक्योरिटी डिपॉजिट पे कोई जीएसटी वीएसटी लगता है नहीं, तो 10,000 में से 2,000 गए, कितना बचा? 8,000 बचा हमारा फीस का अमाउंट। अब समझना क्या हुआ, आपने कहा सर मैं अभी आपको पैसे नहीं दूंगा, मैं आपको बाद में पैसे दूंगा। तो मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाद में आपने मुझे 6,000 रुपये तो दे दिए, अब बचे 2,000। तो मैंने कहा बेटा आपके 2,000 और बचे। आपने कहा सर एक काम करो ना, ये 2,000 रुपये आप एडजस्ट कर दो, जो हमने आपको इनिशियल 2,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट के दिए थे, इस 2,000 रुपये को आप क्या कर दो, एडजस्ट कर दो। तो अगर ये एडजस्ट कर दिया सिक्योरिटी डिपॉजिट, क्या तब ये कंसिडरेशन का पार्ट बन जाएगा? हाँ सर, तब ये कंसिडरेशन का पार्ट बन जाएगा, और क्योंकि ये कंसिडरेशन का पार्ट बन गया तो अब हम इस पे जीएसटी की बातें करेंगे। बोलो बात क्लियर है क्या? एक और चीज, अगर कोई सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने दी है तो वो कंसिडरेशन का पार्ट नहीं बनेगा। इसका मतलब है सर, जो सब्सिडी है, इस सब्सिडी के अमाउंट को डिडक्ट करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसके ऊपर हम जीएसटी की बातें करेंगे। बोलो बात क्लियर है क्या? इसके बाद बिजनेस क्या होता है? देखो सरकार ने बिजनेस की डेफिनेशन बहुत शानदार दी, हर चीज को सरकार ने बिजनेस में कवर कर दिया। चाहे हम वन टाइम एक्टिविटी करें, चाहे हम रेगुलर बेसिस पे करें, या रेगुलर बेसिस ना भी हो तब भी वो क्या कहलाएगा सर? बिजनेस कहलाएगा। तो एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, इवन इफ देयर इज नो पेक्यूनरी बेनिफिट, भले कोई फाइनेंशियल गेन ना हो तब भी वो क्या कहलाएगा? बिजनेस। मेमोरेंडम के मेन ऑब्जेक्ट भी बिजनेस में आएंगे और जो इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट है वो भी बिजनेस में आएंगे, नो मैटर देयर इज वॉल्यूम या कंटिन्यूटी। मतलब साल में एक ट्रांजैक्शन करा तो भी वो सर बिजनेस का पार्ट बन जाएगा। सर क्लब, एसोसिएशन जो फैसिलिटीज दे रहे हैं अपने मेंबर्स को वो भी बिजनेस है। हाँ सर वो भी बिजनेस है। जो बड़े बड़े मॉल, फिर आपका इमेजिका, क्रीसेंट वाटर पार्क, ये वाटर पार्क पैसे लेते हैं आपसे फॉर एडमिशन, तो क्या वो भी बिजनेस है? हाँ वो भी बिजनेस है। सर सर्विस एज अ होल्डर ऑफ ऑफिस, मैनेजिंग डायरेक्टर हो आप, फुल टाइम डायरेक्टर हो, उस फुल टाइम डायरेक्टर के कारण आप कुछ सर्विसेज कंपनी को दे रहे हो, क्या वो भी बिजनेस है? हाँ सर। जो रेस क्लब है, घोड़ा गाड़ी, ये घोड़ा गाड़ी वाले जो घोड़े दौड़ा रहे हैं, ये जो घोड़े दौड़ाने की सर्विसेज दे रहे हैं, क्या ये भी बिजनेस है? हाँ सर। और गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी अगर कुछ काम कर रही है, म्यूनिसिपैलिटी कोई काम कर रही है, तो वो भी बिजनेस की कैटेगरी में आएगा। ठीक है। एक और चीज, वोकेशन भी बिजनेस है। वोकेशन का मतलब क्या होता है बेटा? फॉर एग्जाम्पल अगर हमको किसी काम करने का शौक है और हमने उस काम की डिग्री विग्री ले ली, हॉबी, फॉर एग्जाम्पल मुझे बाल काटने का शौक है, तो मैंने लैक्मे सैलून से बाल काटने की डिग्री विग्री ले ली, अब मुझे क्या कहलाया जाएगा यार? नाउ आई एम वोकेशन। ठीक है, तो वोकेशन में बिजनेस का पार्ट बन जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फैमिली। सर फैमिली क्या है? जीएसटी के हिसाब से फैमिली क्या है समझना। स्पाउस एंड चिल्ड्रन आर ऑलवेज द पार्ट ऑफ फैमिली। मतलब पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति, और सर आजकल पति के लिए पति और पत्नी के लिए भी पत्नी। स्पाउस एंड चिल्ड्रन आर ऑलवेज द पार्ट ऑफ फैमिली। पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर, ये फैमिली का पार्ट तभी बनेंगे अगर ये डिपेंडेंट होंगे। इसका मतलब है सर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स फैमिली का पार्ट नहीं बनेंगे अगर ये इंडिपेंडेंट है। बात समझ में आई क्या? सर इसके बाद स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम का मतलब है लॉटरी, बैटिंग, गैमलिंग, कसिनोस, ऑनलाइन मनी गेमिंग, विंजो, ये सब आ जाते हैं हमारे कहाँ पे? स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। ठीक है। अब सर हम ऑफिशियली हमारा चैप्टर शुरू करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। इसमें जनरली 2 सेक्शन है, सेक्शन 7, सेक्शन 8, और 3 स्केड्यूल है, स्केड्यूल 1, स्केड्यूल 2 और स्केड्यूल 3। सबसे पहला है सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 क्या कहता है कि सर आखिरकार सप्लाई है क्या? देखो 3 चीजें, एक्टिविटी, बिजनेस
कंसिडरेशन। अगर ये तीनों चीजें फुलफिल होगी तभी वो चीज सप्लाई बनेगी। एक्टिविटी मतलब सर एक्टिविटी में बहुत सारी चीजें आती है। एक्टिविटी में आता है हमारा सेल हो, एक्सचेंज हो, फिर बार्टर हो। ये सारी चीजें कहाँ पे आ जाती है हमारी एक्टिविटी। तो सरकार ने बोला एक्टिविटी होनी चाहिए, बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस में वो सारी एक्टिविटी आ गई, मैन्युफैक्चर आ गया, ट्रेडिंग आ गया, प्रोफेशन आ गया, वोकेशन आ गया, वन टाइम एक्टिविटी आ गया, भले उसमें रेगुलेटरी हो या ना हो। कंसिडरेशन होना चाहिए। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है सर? समथिंग इन रिटर्न, या तो रेसिपेंट दे दे या रेसिपेंट के ब्याह पे कोई और दे दे। जब ये तीनों चीजें होगी तभी सप्लाई बनेगी। इसका मतलब है अगर एक भी चीज नहीं हुई तो वो सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगी। आई बात समझ में? तो ये तीनों चीजों का होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कल को आपको फ्री में पढ़ा रहा हूं तो एक्टिविटी तो है, प्रोफेशन, बिजनेस भी है, पर कंसिडरेशन नहीं है। क्योंकि कंसिडरेशन नहीं है तो इसके ऊपर जीएसटी की बातें नहीं होगी, क्योंकि जो सप्लाई ही नहीं बना तो फिर सर जीएसटी की बात हम कैसे कर सकते हैं? बोलो बात क्लियर है? तो सर क्या क्या आएगा? सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, ये सारी एक्टिविटी फॉर अ कंसिडरेशन इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। आई बात समझ में? अब दो चीजें याद रखना यार। सर ये एक्सचेंज क्या होता है? देखो फर्क होता है, एक्सचेंज और बार्टर में फर्क होता है। बार्टर मतलब एक कमोडिटी के बदले में कमोडिटी आना, उसे बोलते हैं बार्टर। एक्सचेंज मतलब दोस्त फॉर सपोज करो मुझे नया आईफोन 15 प्रो खरीदना है, मेरे पास पुराना आईफोन पड़ा हुआ है। अब मैंने क्या सोचा ना, ये पुराना आईफोन एक्सचेंज करते हैं और जो भी डिफरेंस अमाउंट होगा वो पे कर देंगे। सपोज करो आईफोन 15 प्रो का रेट है 1 लाख, मैंने पुराना आईफोन दिया 20,000 में, तो मेरे पास अभी 80,000 का मुझे कैश देना पड़ेगा। तो सर एक बात बताओ, 80,000 कैश और पुराना आईफोन 20,000, इसे कहते हैं हम क्या? एक्सचेंज। अच्छा जीएसटी किस पे लगेगा बेटा? 1 लाख पे लगेगा ना। कंसिडरेशन तो कोई भी फॉर्म में हो उससे कोई लेना देना नहीं है। आखिरकार आपने नया प्रोडक्ट कितने का खरीदा सर? 1 लाख रुपीज का खरीदा। आई बात समझ में? तो सर सेल, ट्रांसफर, बार्टर। फिर होता है सेक्शन 71AA। 71AA कहता है कि अगर कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स अपने मेंबर्स को सर्विसेज दे रहे हैं और उसके बिहाफ पे कुछ कंसिडरेशन चार्ज कर रहे हैं तो सर मेंबर्स अलग माने जाएंगे, एओपी बीओआई अलग माना जाएगा। तो मेंबर्स आर ट्रीटेड डिस्टिंक्ट फ्रॉम एओपी और बीओआई। बोलो बात क्लियर है क्या? तो सर इसको भी क्या सर्विस माना जाएगा? हाँ, इसे सप्लाई माना जाएगा और इसके ऊपर भी जीएसटी की बातें होगी। फिर सेक्शन 7B कहता है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अगर हम सर्विसेज को इंपोर्ट करते हैं फॉर कंसिडरेशन, अब वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन है फिर भले बिजनेस हो या नहीं। अच्छा यहाँ पे एक चीज याद रखना, हम रिसीवर की बात कर रहे हैं। जनरली पूरे सप्लाई सेक्टर में हम सप्लायर के एंगल से बिजनेस की बात करते हैं। अभी हम सप्लायर के एंगल से बिजनेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम रेसिपिएंट के एंगल से बिजनेस की बातें कर रहे हैं। तो अगर रेसिपिएंट का बिजनेस नहीं भी है क्या फिर भी उसे सप्लाई माना जाएगा? हाँ, फिर भी उसे सप्लाई माना जाएगा। तो आगे और चर्चा होगी हमारा इंपोर्ट ऑफ सर्विस एंड एक्टिविटीज इन स्केड्यूल नंबर 1। तो जो सारी एक्टिविटीज हमारी स्केड्यूल नंबर 1 में है, शेड्यूल नंबर 1 में वो एक्टिविटी है जहां पे एक्टिविटी तो है, बिजनेस तो है, पर कंसिडरेशन नहीं है। कंसिडरेशन नहीं है फिर भी वो सप्लाई बनेगा, और फिर भी वो सप्लाई बनेगा इसका मतलब उसके ऊपर भी हम जीएसटी की बातें करेंगे। फिर आता है बेटा सेक्शन 7(1)(a). 7(1)(a) बोलता है सप्लाई तो बन गई पर गुड्स की सप्लाई है या सर्विस की सप्लाई है, तो ये तो देखना पड़ेगा ना, क्योंकि गुड्स के रेट अलग है, सर्विसेज के रेट अलग है। तो शेड्यूल 2 हमें ये बताता है कि सप्लाई किसकी, गुड्स की है या सर्विसेज की। फिर शेड्यूल नंबर 3 नेगेटिव लिस्ट देता है। नेगेटिव लिस्ट का मतलब है कि सर तीनों ही कंडीशन फुलफिल हो गई, एक्टिविटी भी है, बिजनेस भी है, कंसिडरेशन भी है, फिर भी किसी किसी केस में सरकार ने जीएसटी नहीं लगाया। वो सरकार ने आइटम्स डाल दिए कहां पे? नेगेटिव लिस्ट में।
और कुछ कुछ एक्टिविटीज जो स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी एज अ पब्लिक अथॉरिटीज काम कर रही है उसके ऊपर भी जीएसटी की बातें नहीं होगी। ठीक है, चलो सर, सबसे पहला हमको क्या देखना है? सप्लाई शुड बी ऑफ गुड्स और सर्विस, फिर कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। गुड्स और सर्विस, इसका मतलब मैंने आपको पहले ही समझा दिया, मनी और सिक्योरिटीज पे जीएसटी की बातें नहीं होती है। तो शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर, फॉरेक्स, डेरिवेटिव, कमोडिटी, इन सब पे जीएसटी की बातें नहीं होती, पर इनका जो कमीशन है, एक्सचेंज चार्जेस है, उसके ऊपर हम जीएसटी की बातें करेंगे। बोलो बात क्लियर है क्या? अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ कुछ सर्कुलर आए हुए हैं एक वर्ड पे जिसका नाम है क्या? कंसीडरेशन। कंसीडरेशन कहो या आप इसे टेक्निकल भाषा में ये भी कह सकते हो क्विड प्रो क्यू। क्विड प्रो क्यू का मतलब क्या होता है सर? समथिंग इन रिटर्न, है ना, समथिंग समथिंग इन रिटर्न। तो सर एक बात बताओ, पहला केस है डोनेशन रिसीव्ड बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम इंडिविजुअल डोनर विदाउट क्विड प्रो क्यू। सपोज करो साहिल सर के पास खूब पैसे हैं, खूब धन दौलत है। साहिल सर ने क्या करा ना, 1 लाख रुपए एक चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेट करा। और जब चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेट करा तो साहिल सर ने बोला चैरिटेबल ट्रस्ट को कि भैया चैरिटेबल ट्रस्ट एक काम करना कि 1 लाख रुपए का एक काम करना, आप रूम बनवाना और उस रूम के बाहर ऐसा लिख देना डोनेटेड बाय मिस्टर साहिल बगाई। ठीक है, क्या इस 1 लाख पे जीएसटी की बात होगी? सर एक बात बताओ, आपने 1 लाख दिया, ठीक है, अब 3 चीजें हैं, एक्टिविटी, बिजनेस और कंसिडरेशन। क्या चैरिटेबल ट्रस्ट एक्टिविटी है? हाँ सर, उनके और से देखोगे तो एक्टिविटी कर रहे हैं। क्या उनका यही बिजनेस है? हाँ सर, बिजनेस में प्रॉफिट मोटिव हो या ना हो। क्या कंसिडरेशन है? तो उस कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न। ऑल्दो मैंने 1 लाख रुपए दिया, पर क्या उन्होंने मेरे लिए कुछ करा? अब आप बोलोगे सर करा तो सही, उन्होंने वो जो रूम है उस रूम के बाहर ऐसा लिखा हुआ है कि डोनेटेड बाय मिस्टर साहिल बगाई। बेटा सिर्फ नाम लिख देने से ये थोड़ी माना जाएगा कि उन्होंने मेरे लिए कुछ करा। क्या ये कोई एडवर्टाइजमेंट है? नहीं सर, ये कोई एडवर्टाइजमेंट थोड़ी है, ये तो जस्ट फिलैंथ्रोपिक बेनिफिट के लिए इंसान अपना नाम लिखवा लेता है ताकि समाज में थोड़ा वट पड़े, ताकि समाज वाले जाने कि आखिरकार किसने क्या डोनेट करा है। तो समझना ध्यान से सर, यहाँ पे कोई जीएसटी वीएसटी की बातें नहीं होगी, पर 3 कंडीशन फुलफिल हो। पहला, गिफ्ट आपने देना है किसको? चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को जो रजिस्टर्ड है अपना 12AA या 12AB, 12AA 12AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इसका मतलब सर रजिस्टर्ड होना चाहिए इनकम टैक्स एक्ट में। ठीक है, दूसरा सर, पेमेंट हैज अ कैरेक्टर ऑफ गिफ्ट और डोनेशन। आप गिफ्ट दे रहे हो या डोनेशन दे रहे हो, मतलब आपकी कोई भावना ये नहीं है कि सामने वाला बदले में कुछ देगा। ठीक है, थर्ड, पर्पस इज फिलैंथ्रोपिक। फिलैंथ्रोपिक पर्पस का मतलब होता है कि सर कोई कमर्शियल गेन नहीं है और कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है। पर सपोज करो सर आपने डोनेट करा 1 लाख रुपए और आपने 1 लाख डोनेट करके चैरिटेबल वालों को बोला एक काम करना, इस रूम के आगे एक और चीज लिखवा दो, डोनेटेड बाय मिस्टर सीए साहिल बगाई, सीए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स मेंटोर, न्यू क्लासेस स्टार्टिंग फ्रॉम फलाना फलाना डेट। तो सब समझना ध्यान से, क्योंकि अब मैंने ये सब लिखवा दिया ना, नाउ दिस इज एन एडवर्टाइजमेंट। क्या अब इस 1 लाख पे जीएसटी की बात हो जाएगी? हाँ सर, अब तो इस 1 लाख पे जीएसटी की बात हो जाएगी, क्योंकि सर पहला तो ठीक है, चैरिटेबल को तो दिया, गिफ्ट और डोनेशन ही है, पर सर वहां से क्या हो रहा है? एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, क्योंकि आपने ये लिखवाया कि सीए फाइनल की क्लासेस इस डेट से स्टार्ट हो रही है। तो क्या इस पे अब जीएसटी की बातें हो जाएगी? हाँ सर, इस पे जीएसटी की बातें हो जाएगी। बोलो बात क्लियर है क्या? सेकंड सर्कुलर, आर्ट वर्क सेंड बाय आर्टिस्ट टू गैलरी। सर ये आपने है ना बहुत शानदार सा एक आर्ट वर्क बनाया, पाब्लो पिकासो, आपको कद्र कम होगी? अरे यार, हीरे की कद्र जौहरी को होगी ना।
तो ये बहुत मतलब बहुत ही नाचीज सी चीज मैंने बनाई है। आप गेस करो इसका प्राइस कितना है। इसका प्राइस है 1 CR। गजब। ये जो आर्ट वर्क मैंने बनाया ना, ये मैंने एक आर्ट गैलरी में भेजा, बेचा नहीं, भेजा। मैंने कहा आर्ट गैलरी वालों, आपके यहाँ बहुत सारे जौहरी आते हैं, किसी ना किसी को तो ये आर्ट वर्क पसंद आएगा। आप एक काम करो, इस आर्ट वर्क को अपने पास बस रखो, आर्ट गैलरी में रखो। तो उस एक बात बताओ, क्या इसके ऊपर जीएसटी की बातें होगी? ये जो आर्ट वर्क से आर्ट गैलरी में मेरी पेंटिंग गई, क्या इस पे जीएसटी की बात करेंगे? सर आपने बेचा नहीं है, आपने भेजा है। बेचना अलग होता है, भेजना अलग होता है। दिस इज मेयर अ ट्रांसफर ट्रांजैक्शन, दिस इज नॉट सेल। जीएसटी की बात तो तब होगी ना जब कोई आएगा, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स, और मिस्टर एक्स ने बोला वाह क्या पेंटिंग बनाई है, क्या जोरदार पेंटिंग बनाई है, मुझे ये खरीदनी है। अच्छा, अब जब मिस्टर एक्स को ये खरीदनी है तब हम जीएसटी की बातें करेंगे। तो यार समझना ध्यान से कि सर आर्टिस्ट ने जो गैलरी को आर्टवर्क भेजा वो सप्लाई नहीं है, बिकॉज गैलरी से आर्टिस्ट के पास कोई कंसिडरेशन फ्लो नहीं होगा। पर जब बायर एक पर्टिकुलर आर्टवर्क सिलेक्ट कर लेगा, पसंद कर लेगा, उसके बाद ही वो सप्लाई बनेगा। बोलो बात क्लियर है? तीसरा सर्कुलर सर, नो सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय द इंश्योर्ड टू इंश्योरेंस कंपनी। समझना ध्यान से, एक नई चीज रहती है नो क्लेम बोनस। ये नो क्लेम बोनस क्या होता है? देखो जनरली क्या होता है ना, जैसे मैंने मेरा इंश्योरेंस लेके रखा है, अब हर साल मुझे एक चीज बहुत सताती है, यार हर साल मेरा प्रीमियम जा रहा है और कुछ हो तो रहा नहीं है। तो जैसे मैंने मेडिक्लेम कराया, हर साल मेरा प्रीमियम जा रहा है पर कुछ हो ही नहीं रहा है, ना मेरा एक्सीडेंट हो रहा है, सब मेरे को सब बढ़िया है, हेल्थ भी बढ़िया है, अब कुछ हो ही नहीं रहा है। तो मेरा मन बड़ा खट्टा हो गया। मैंने फोन लगाया एजेंट को, मैंने बोला यार एजेंट, मुझे यार इंश्योरेंस में मजा नहीं आ रहा है, मैं इंश्योरेंस बंद करा रहा हूँ। तो एजेंट ने बोला सर बंद मत कराओ। मैंने बोला क्यों यार? बोले सर आपने क्या क्लेम लिया है? मैंने बोला नहीं, मैंने कोई क्लेम नहीं लिया है, और जो छोटे मोटे खर्चे हुए हैं ना वो मैंने खुद ही बियर कर लिए। क्या अब मैं 100 200 500 रुपए का क्लेम लूं? कुछ बड़ा खर्चा होगा हॉस्पिटलाइजेशन का तब लेंगे। तो इस एजेंट ने मुझे बोला सर एक स्कीम है मेरे पास। मैंने बोला बोलो। अगर आप क्लेम नहीं करोगे तो जो आपका 5 लाख का पॉलिसी है ना उसको मैं 10 लाख कर दूंगा। तो मैंने बोला ठीक है, 5 लाख की पॉलिसी को तुम क्या कर दो, 10 लाख। पर सर आपको एक वादा करना पड़ेगा। मैंने बोला क्या वादा करना पड़ेगा? बोले आपको अभी इसमें कोई क्लेम नहीं करना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है, मैं वैसे भी क्लेम नहीं कर रहा हूं छोटे खर्चों का, मैं क्लेम नहीं करूंगा। मुझे एक बात बताओ, ये जो मैंने क्लेम नहीं करा, क्या ये मैंने एक सर्विसेज दी क्या इंश्योरेंस कंपनी को? सर ये कैसी बात हुई? ये तो आपका राइट है, ये तो आपका अधिकार है, ये तो आपकी इच्छा है कि आपको क्लेम करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। तो सर सर्कुलर बहुत ही सिंपल सा आया। सर्कुलर ने कहा कि अगर इंश्योर्ड ने क्लेम नहीं करा और क्लेम ना करने की वजह से उसका पॉलिसी अमाउंट बढ़ गया है तो इसके ऊपर कोई जीएसटी वीएसटी की बातें नहीं होगी। ऐसा नहीं माना जाएगा कि आपने सर्विसेज दी, इंश्योर्ड ने इंश्योरर को सर्विसेज दी। किस बात की सर्विसेज? क्लेम ना करने की सर्विसेज। ये कोई सर्विसेज हुई। तो सर बिल्कुल ध्यान से याद रखना कि सर इट इज देयरफॉर क्लैरिफाइड दैट देयर इज नो सप्लाई प्रोवाइडेड बाय इंश्योर्ड टू द इंश्योरेंस कंपनी। तो अगर मैंने क्लेम नहीं लिया तो इसको ऐसा नहीं मानेंगे कि भैया ये आपने उनको सर्विसेज दी, ये आपका राइट है। ठीक है। फोर्थ इज टैक्सेबिलिटी ऑफ कॉस्ट पेट्रोलियम। समझना ये कॉस्ट पेट्रोलियम क्या होता है। सर यहाँ पे हैं साहिल सर और यहाँ पे है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया। सर काय का कॉन्ट्रैक्ट दिया आपको? मुझे खुदाई का कॉन्ट्रैक्ट दिया। मुझे कहा एक काम करो, रिक्स होती है ऑयल रिक्स, उसमें से सर आप पेट्रोल वेट्रोल निकालो और जो भी आपका पेट्रोल वेट्रोल निकलेगा उसको फिर आप बेच देना, और बेचने के बाद जो आपका
कॉस्ट कट करने के बाद प्रॉफिट आया वो अपन आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मैंने बोला ठीक है। तो सीजी एसजी ने मुझे क्या दिया, राइट, ठीक है। आपने आपकी पूरी टीम लगा दी और ये पूरी टीम आपने जैसे ही रिक्स पे लगाई, टीम का बहुत सारा खर्चा होगा, इसमें एक्सप्लोरेशन का खर्चा है, इसमें डेवलपमेंट का खर्चा है, तो ऐसे आपका और भी खर्चा हो गया, पूरा 50 करोड़ का आपका सिर्फ एक्सपेंसेस हो गया। अभी पेट्रोल निकला नहीं है, पेट्रोल निकलने से पहले भैया खर्चा वर्चा हो गया, मैंने बहुत खर्चा करा। अब क्या हुआ ना, बहुत मतलब थोड़ी मेहनत के बाद हमारा पेट्रोल डीजल निकला और ये पेट्रोल डीजल हमने सेल कर दिया और सपोज करो बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को 100 करोड़। बहुत बढ़िया। जैसे ही मैंने ये 100 करोड़ में बेचा तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने बोला भैया आपकी बात हुई थी, हमारा 50-50% का हिस्सा है। मैंने बोला रुको, इस 100 करोड़ में से भैया पहले तो मेरा काट दो, आप कितने, 50 करोड़। ये 50 करोड़ तो काटना पड़ेगा ना भाई, ये तो मेरा कॉस्ट लगा है। बचा कितना, 50 करोड़। इस 50 करोड़ में 25 करोड़ साहिल सर के और जो बचे हुए 25 करोड़ हैं वो किसके, सीजी और एसजी के। डाउट ये आया कि ये 50 करोड़ पे जीएसटी की बातें करेंगे या नहीं करेंगे। बेटा ये 50 करोड़ को एक और टर्म कहा जाता है कॉस्ट पेट्रोलियम। क्या कहा जाता है, कॉस्ट पेट्रोलियम। अब समझो ना ध्यान से, साहिल सर और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का रिश्ता क्या है। सर हमारा रिश्ता है लाइसेंसर और लाइसेंसी का। एक लाइसेंस दे रहा है, एक राइट दे रहा है, दूसरा यूज कर रहा है। क्या हम दोनों की कोई पार्टनरशिप है, क्या हम दोनों मिलकर कोई जॉइंट वेंचर चला रहे हैं, नहीं सर। ये तो सिंपली एक लाइसेंस का ट्रांजैक्शन है, क्योंकि ये सिंपल एक लाइसेंस का ट्रांजैक्शन है। तो इस 50 करोड़ रुपए के ऊपर, तो इस 50 करोड़ के ऊपर कोई जीएसटी की बातें नहीं होगी, क्योंकि सिंपली लाइसेंस का ट्रांजैक्शन है और ये तो इसकी कॉस्ट लगी। इस कॉस्ट लगने के बाद तो हिस्सा विस्सा बटेगा, तो इस 50 करोड़ पे कोई जीएसटी वीएसटी की बातें नहीं होगी। बोलो बात क्लियर है क्या, पक्का। बस यही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है सर, ये जो, और ये सर प्रॉफिट ये जो 25 करोड़ का प्रॉफिट है भैया, इसके ऊपर भी जीएसटी की बात नहीं होती है। इसे सरकार ने एग्जेम्प्ट करा हुआ है फ्रॉम जीएसटी। तो सरकार ने इस 25 करोड़ को क्या करके रखा है सर, एग्जेम्प्ट फ्रॉम द जीएसटी। आई बात समझ में। चलो सर, इस 25 करोड़ पे जीएसटी की बातें होगी क्या, हाँ इस 25 करोड़ पे तो जीएसटी की बातें होगी जो साहिल सर का हिस्सा है। तो देखो जनरली क्या लिखा हुआ है सर, द वैल्यू ऑफ पेट्रोलियम that a contractor is entitled to take for recovery of the contract cost is called cost petroleum, or further the total value of petroleum as reduced by cost petroleum is called profit petroleum। ये जो 50 करोड़ है इसको क्या कहा जाएगा, प्रॉफिट पेट्रोलियम। इस प्रॉफिट पेट्रोलियम में से सर शेयर बढ़ जाएगा, एक शेयर बढ़ जाएगा किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और दूसरा शेयर बन जाएगा किसको, साहिल सर को। तो देखो क्या लिखा हुआ है सर, लाइसेंस licensee to explore mine petroleum and it is exempt from GST, or cost petroleum is not a consideration received by the contractor for the services provided to government and not taxable per se। तो इन दोनों पे हम जीएसटी की बातें नहीं करें। बोलो बात क्लियर है। एक और सर्कुलर, कैश कॉल्स इन जॉइंट वेंचर। कैश कॉल्स इन अ जॉइंट वेंचर क्या होता है, सपोज करो हमने एक जॉइंट वेंचर बना दी, इस जॉइंट वेंचर का नाम है बंक मारो क्लास। यही हमारी जॉइंट वेंचर है बंक मारो क्लास। कोई भी चुनिंदा इंसान इसका मेंबर बन सकता है, ठीक है। अब हमने क्या करा ना, 100 रुपए लोगों से कलेक्ट करे, 4 मेंबर हैं तो 4 मेंबर से हमने 100 रुपए कलेक्ट करे, तो टोटल कितने हो गए भैया, 400 रुपए। क्या इस 400 रुपए पे सर जीएसटी की बातें होगी, अरे क्यों होगी भाई जीएसटी की बातें, ये तो सिंपली ट्रांजैक्शन इन मनी है। ये 100 रुपए 4 मेंबर ने इकट्ठे करके एक फंड में डाल दिया, दैट इज बंक मारो क्लास, इसके ऊपर का इस बात की जीएसटी, ठीक है। दूसरी, अब ये 400 रुपए बंक मारो क्लास ने यूज करें, और इस बंक मारो क्लास में एक हेड होता है,
उस हेड को बोला जाता है ऑपरेटिंग मेंबर। उस हेड को क्या बोलते हैं हम? ऑपरेटिंग मेंबर। तो ये ऑपरेटिंग मेंबर ने ये खर्च वर्च करा और मशीनरी वशीनरी लेके आया, क्या इसके ऊपर कोई जीएसटी की बातें होगी? सर कोई जीएसटी की बातें नहीं होगी 400 रुपए पे। पर अब सुनो ध्यान से, 400 रुपए इकट्ठे हुए, बंक मारो क्लास में। अब ये एक ऑपरेटिंग मेंबर ने बोला यार मशीन खरीदने की क्या जरूरत है, मशीन तो मेरे घर पे पड़ी है, एक काम करो ना, तुम लोग 100 रुपए मिलाओ 3 जने, और मैं 100 रुपए नहीं मिलाऊंगा। हमने बोला तू क्यों नहीं मिलाएगा? उसने बोला यार मेरे घर पे मशीन पड़ी है। ये तो वही हो गया ना वो जेठालाल, कि जेठालाल के पास रंग पड़ा है, जेठालाल के पास कलर पड़ा है। इसने बोला भैया मेरे पास तो मशीन पड़ी है। अब सुनो सर, ये जो 100 रुपए ना इसने नहीं दिए, इसने अब थोड़ी डेढ़ शाण पत्ती करी। इसने बोला मशीन मेरे घर पे पड़ी है। अब ये क्या हो जाएगा ना, ये जो चौथा मेंबर है ये सर्विसेज दे रहा है जॉइंट वेंचर को। तो क्या अब इस पे जीएसटी की बातें होगी? हाँ सर, अब इस पे जीएसटी की बातें हो जाएगी। तो बिल्कुल ध्यान से देखो, देयर आर 4 मेंबर्स इंक्लूडिंग द ऑपरेटिंग मेंबर। सबने कितने कितने कंट्रीब्यूट करे? 100। टोटल इकट्ठे हो गए कितने? 400। अब भैया ऑपरेटिंग मेंबर परचेसेस अ मशीनरी फॉर 400 फॉर द जेवी। यहाँ पे ये जो कैश कॉल है, यहाँ पे जो 100 रुपए है, इसके ऊपर कोई जीएसटी की बातें नहीं हो। दूसरा, देर आर 4 मेंबर्स इन द जेवी, ईच कॉन्ट्रीब्यूट कितना? 100। सबने कितना कितना कॉन्ट्रीब्यूट करा भैया? 100। टोटल अमाउंट 400। ऑपरेटिंग मेंबर यूजेस इट्स ओन मशीनरी, इसने ओन मशीनरी यूज करी। अब ये ओन मशीनरी यूज करके सर्विसेज दे रहा है, क्या अब जीएसटी की बात होगी? हाँ सर, अब तो जीएसटी की बातें होगी, बिकॉज द ऑपरेटिंग मेंबर इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज, एक्टिविटी है, बिजनेस है, कंसिडरेशन है। तो अब इसके ऊपर जीएसटी की बात हो जाएगी। बोलो बात क्लियर है क्या? सर एक अमेंडमेंट आया हुआ है बहुत सिंपल सा, टैक्सेबिलिटी ऑफ शेयर्स हेल्ड इन अ सब्सिडरी कंपनी बाय होल्डिंग कंपनी। अगर होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी में कोई भी शेयर्स होल्ड करती है, उसके ऊपर कोई जीएसटी की बातें नहीं होगी, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है सिक्योरिटीज आर आउट फ्रॉम द जीएसटी, सिक्योरिटीज पे कोई जीएसटी वीएसटी लगता नहीं है। फिर है टैक्सेबिलिटी ऑफ टीनेंसी राइट अंडर द जीएसटी। सर ये टीनेंसी राइट क्या होता है? समझो ध्यान से, अगर मैं किसी घर में 12 ईयर्स या मोर रह लेता हूं, तो मेरे पास एक राइट जनरेट होता है जिसे हम कहते हैं टीनेंसी राइट। अब जनरली ये टीनेंसी राइट होता क्या? यहां पे है साहिल सर, और यहां पे है सपोज करो संजना। ये संजना मेरे घर पे रहती है, मैंने इसको रेंट पे घर देके रखा हुआ है कमर्शियल यूज के लिए, और इस रेंट के ऊपर 10,000 और इसके ऊपर 18% का जीएसटी आता है, दैट इज 1800। टोटल हो गया 11,800। सर आपका काम क्या है? मेरा भी यही काम है, लोगों को रेंट पे प्रॉपर्टी देना फॉर कमर्शियल यूज और रेसिडेंशियल यूज। संजना बहुत टाइम से रह रही थी, फिर मेरे पास एक और इंसान आलिया, आलिया ने मुझे बोला सर आपकी प्रॉपर्टी बहुत शानदार है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, धंधा भी अच्छा होता है, ये प्रॉपर्टी मुझे दे दो। मैंने बोला ये प्रॉपर्टी मैं तुम्हें कैसे दे दूं, ये तो मैंने संजना को देके रखी है, और अब संजना को उठा नहीं सकते क्योंकि संजना को बहुत टाइम हो गया इस प्रॉपर्टी पे, अब हम कैसे संजना को उठाएं? तो आलिया ने बोला सर एक काम करते हैं, मैं संजना से बात करती हूँ। ठीक है, आलिया ने बात करी संजना से। आलिया ने कहा संजना एक काम करो, मुझे तुम ये टीनेंसी राइट दे दो, ये जो तुम्हारे पास अधिकार है ना रहने का, ये तुम मुझे ट्रांसफर कर दो। तो संजना ने बोला भैया 10 लाख रुपए लगेंगे, क्योंकि मैं इतने सालों से हूं और इतने सालों से, और अब भी मेरे को तुम उठा रहे हो, तो अभी 10 लाख रुपए लगेंगे। आलिया ने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए टेनेंसी राइट के दे देती हूँ। अब क्या होगा ना, हर महीने मुझे तो रेंट से मतलब है, मुझे रेंट कौन दे देगी? आलिया दे देगी। सर वापस से रेंट तो 10,000 ही आएगा, क्या इस पे जीएसटी की बातें हो जाएगी? हाँ भैया इस पे तो जीएसटी की बातें हो जाएगी। बात इसकी नहीं है, बात है क्या सर इस टेनेंसी प्रीमियम पे जीएसटी की बातें होगी? 100% होगी। ये टेनेंसी राइट है, और टेनेंसी राइट सर वापस से मुझे एक बात बताओ, कोई अधिकार है, एक्टिविटी है? हाँ है, सेल कर रहे हैं हम, बिजनेस है। सर इंसिडेंटल एक्टिविटी एक बार करा वो भी बिजनेस है, क्या कंसिडरेशन है? हाँ कंसिडरेशन भी है।
तो इस टेनेंसी राइट पे जीएसटी की बातें होगी। एक और चीज एग्जाम में घुमाएगा कि भैया इस पे स्टैम्प ड्यूटी लगी है, इस पे अदर चार्जेस लगे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है कि इस पे स्टैम्प ड्यूटी लगी है, इस पे क्या लगा हुआ है। इस टेनेंसी राइट पे हम जीएसटी की बातें करेंगे। पर रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर रेसिडेंशियल यूज इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। मतलब अगर मैंने घर किसी रेसिडेंशियल यूज के लिए दिया है तो उसके रेंट पे कोई जीएसटी की बातें नहीं होती है। तो सर अगर उसका टेनेंसी राइट हो तो बेटा उसका टेनेंसी राइट हो तो उसके ऊपर कोई जीएसटी की बातें नहीं होगी। बोलो बात क्लियर है क्या? इसका मतलब है सर टेनेंसी राइट आर लाइबल फॉर जीएसटी, पर एक केस में टेनेंसी राइट पे जीएसटी की बातें नहीं होगी अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी फॉर रेसिडेंशियल यूज है। ठीक है, इसमें नया टेनेंट आए या टेनेंट छोड़ के जाए बातें वही रहेगी एज इट इज सेम। ठीक है, इसके बाद है सर हमारा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट, PSLC सर्टिफिकेट। सर ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट क्या होता है? जनरली क्या होता है, फॉर सपोज करो दो बैंक है, एक है बैंक ऑफ बड़ौदा, एक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सबके ऊपर कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लगाती है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहती है कि भैया बैंक ऑफ बड़ौदा आपको 100 करोड़ रुपए का लोन एग्रीकल्चर सेक्टर को देना है। सपोज करो एग्रीकल्चर सेक्टर इज वन ऑफ द प्रायोरिटी सेक्टर ऑफ इंडिया। अब बैंक ऑफ बड़ौदा ने सपोज करो 90 करोड़ का ही लोन दिया, अब इसको 10 करोड़ शॉर्ट पड़ रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 110 करोड़ का लोन देके रखा है, इसके ज्यादा पड़ रहे हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा ना, 10 करोड़ के सर्टिफिकेट PSLC के इधर ट्रांसफर कर देगा। तो जब 10 करोड़ के सर्टिफिकेट ट्रांसफर करे, क्या इसके ऊपर जीएसटी की बातें होगी? हाँ सर इसके ऊपर जीएसटी की बातें होगी। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट आर नॉट सिक्योरिटीज और इसके ऊपर हम गुड्स मान के इसके ऊपर जीएसटी की बातें करेंगे। बोलो बातें क्लियर हुई क्या सर? इसके बाद है हमारा लिक्विडेटेड डैमेजेस, कंपनसेशन एंड पेनल्टी। ये नया इंसर्ट हुआ है, बिल्कुल ध्यान से देखना। सर कुछ ना करने के लिए पैसे दिए तो क्या उसके ऊपर जीएसटी की बातें होगी या नहीं होगी? तीन चीजें, पहला रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, दूसरा टॉलरेट एन एक्ट और तीसरा टू डू एन एक्ट। क्या इन पे जीएसटी की बातें होगी या नहीं? बस दो चीजें याद रखना, अगर एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है और कंसिडरेशन है, अगर ये दो चीजें हैं तो हम जीएसटी की बातें करेंगे, पर अगर ये दो चीजें नहीं है तो फिर हम जीएसटी वीएसटी की बातें नहीं करेंगे। समझो ध्यान से। पहला है हमारा नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट। तो अगर नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट है, क्या सप्लाई बनेगा? सर नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट का मतलब होता है कि यार आप कंपटीशन नहीं करोगे, उसके आप पैसे ले रहे हो। और सपोज करो मुझे किसी ने कहा कि हम आपको 1 करोड़ रुपए देते हैं, आप जीएसटी पढ़ाना छोड़ दो। मैं बोला ठीक है, अपन जीएसटी पढ़ाना छोड़ देते हैं, आप मुझे 1 करोड़ दो। बेटा हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि मैं 5 साल तक 10 साल तक जीएसटी नहीं पढ़ाऊंगा, इसके लिए मुझे 1 CR मिले हैं। तो क्या इस 1 CR पे जीएसटी की बात होगी? 100% होगी और इसे सप्लाई माना जाएगा। दूसरी बात, बिल्डर रिफ्रेनिंग from constructing more than certain number of floors even though permitted by municipal authority। म्युनिसिपल अथॉरिटी ने कहा है कि भैया आप 10 फ्लोर बना सकते हो, पर आपने 8 फ्लोर बनाए। जैसे ही आप एक्स्ट्रा 2 फ्लोर बना रहे थे, पास वाले नेबर, पास वाले पड़ोसी आए, उन्होंने बोला यार ये 2 फ्लोर मत बनाओ। बिल्डर कह रहा है क्यों ना बनाओ, मेरे पास परमिशन है, ये देखो परमिशन। पर नेबर बोल रहे हैं यार हमारे को सनलाइट नहीं आएगी। वो बात भी सही है। तो बिल्डर बोल रहे हैं यार फिर अब बताओ मेरा तो नुकसान हो जाएगा। तो नेबर पता है क्या कह रहे हैं, एक काम करो अपन एग्रीमेंट कर लेते, हम आपको इन 2 फ्लोर के बनाने में जो आपको नुकसान हो रहा है, सपोज करो 1 करोड़, वो हम आपको पे करते हैं। आप हमसे एग्रीमेंट कर लो कि ये 2 फ्लोर आप कभी भी नहीं बनाओगे। हमने बोला ठीक है, अभी हमको बनाने के पैसे नहीं मिल रहे हैं, फ्लोर ना बनाने के पैसे हमको मिल रहे हैं। तो जब हमें फ्लोर ना बनाने के पैसे मिल रहे हैं, सर क्या एग्रीमेंट है? हाँ। क्या कंसिडरेशन है? हाँ। क्या जीएसटी की बातें हो जाएगी? हाँ सर इसे भी हम सप्लाई मान लेंगे। बोलो बात क्लियर है क्या सर? थर्ड, भैया मेरी शॉप पे शानदार कपड़े की, एक कुल्फी वाले भैया आए, कुल्फी वाले भैया ने बोला कि यार एक काम करो ना,
आप मुझे रात को 4 घंटे दुकान लगाने दो। मैंने बोला यार 4 घंटे में दुकान तो आपको लगाने दे दूंगा, पर उससे मेरी जो सेल है वो अफेक्ट होगी। तो उस भैया ने बोला यार सर मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा महीने के, आप मुझे बस 4 घंटे दुकान लगाने दो। तो मैंने बोला 4 घंटे दुकान लगाने दूंगा, पर आपकी वो घंटी बजेगी टा 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 टा, उससे बहुत डिस्टर्बेंस होगा, इसलिए तो 10,000 दे रहा हूं, इसलिए तो क्या दे रहा हूं 10,000। भैया आई एम टॉलरेटिंग एन एक्ट। क्या सप्लाई बनेगा? सर क्या आपके और उसके बीच में एग्रीमेंट होगा? 100% एग्रीमेंट होगा। बिना एग्रीमेंट के वो मेरी शॉप के आगे शॉप लगा के तो दिखाए, ठीक है, एग्रीमेंट होगा। क्या कंसिडरेशन फ्लो हो रहा है? हाँ जी कंसिडरेशन फ्लो हो रहा है। मैं कोई समाज सेवा करने थोड़ी बैठा हूं, मैं उसको बोल रहा हूँ ठीक है लगा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई पैसा वैसा मत देना। नहीं भाई पैसा दो, कंसिडरेशन फ्लो हो रहा है। हाँ तो क्या सप्लाई बनेगा? हाँ सर सप्लाई बन जाएगा। बोलो बात क्लियर है क्या? फिर इंडस्ट्रियल यूनिट को हमने कहा कि भैया इंडस्ट्रियल यूनिट एक काम करो, एक इक्विपमेंट इंस्टॉल करो फॉर जीरो एमिशन। आरडब्ल्यूए ने बोला, आरडब्ल्यूए मतलब रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। जनरली क्या होता है ना, जैसे गोकुलधाम सोसाइटी, तो गोकुलधाम सोसाइटी का आरडब्ल्यूए मतलब ये जो सब मेंबर्स हैं ये मिलके एक एसोसिएशन बना देते हैं, उसे कहते हैं रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। तो इन्होंने क्या कहा, गोकुलधाम सोसाइटी के पास एक बहुत बड़ा रिलायंस का इंडस्ट्री बनने वाला था। गोकुलधाम सोसाइटी वाले ने बोला यार डियर रिलायंस एक काम करो, एक डिवाइस लगाओ जीरो एमिशन। ये जीरो एमिशन डिवाइस लगाओ, क्योंकि यार हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, आप पॉल्यूशन फैलाओगे, उससे हमारे बच्चों को डिसीजेस होगी। इन्होंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। रिलायंस ने बोला ठीक है मैं लगा देता हूं आपके कहने पर जीरो एमिशन डिवाइस, ठीक है। ये रेसिडेंशियल कुछ पैसा देंगे, क्योंकि लॉ ने तो बोला ही नहीं ना जीरो एमिशन लगाने को, ये तो पास वाले रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस को, नेबर्स को प्रॉब्लम थी। तो ठीक है गोकुलधाम सोसाइटी तुम कुछ पैसे दे दो मैं लगा दूंगा, क्या ये सप्लाई माना जाएगा? हाँ सर एग्रीमेंट होगा, और एग्रीमेंट के साथ साथ कंसिडरेशन भी होगा। बोलो बात क्लियर है? फिर लिक्विडेटेड डैमेजेस, समझना ध्यान से। डैमेज टू द प्रॉपर्टी, कॉपीराइट का अनऑथराइज यूज करना। भैया यहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं होता है। क्या कोई ऐसा एग्रीमेंट होता है कि यार आप हमारे कॉपीराइट को अनऑथराइज यूज करो हम आपको इतना पैसे देंगे? नहीं, ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं होता है। तो सर जब एग्रीमेंट ही नहीं है तो कोई जीएसटी वीएसटी की बातें नहीं। दोनों कंडीशन होनी चाहिए, एग्रीमेंट भी हो कंसिडरेशन भी हो। कंसिडरेशन तो रहेगा, पेनल्टी तो लगेगी, पर एग्रीमेंट ही नहीं है। फिर डिलेड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, हमने कहा कि भैया 2 साल के अंदर अंदर घर बना देना, बिल्डर ने 2.5 साल ले लिए, कोई एग्रीमेंट होता ही नहीं है। 2 साल के बिल्डर ने कितना ले लिया? 2.5 साल। अब पेनल्टी लगेगी, तो सर ये जो पेनल्टी है क्या सर एग्रीमेंट है? ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं होता है। एक और चीज, क्या सरकार इसको प्रमोट करना चाहिए? क्या सरकार ये प्रमोट करेगी ठीक है 2 साल में नहीं बना बहुत बढ़िया, तुम तो 2.5 साल में बनाओ, बस 2.5 साल में बनाने के बाद पेनल्टी दे देना? बेटा सरकार इसको प्रमोट करना थोड़ी चाह रही है। तो सर इसके ऊपर भी कोई जीएसटी वीएसटी की बातें नहीं होगी। फिर फॉरफीचर ऑफ अर्नेस्ट मनी इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, समझो ध्यान से। सर क्या होता है ना, और सपोज करो मुझे कोई गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी लेनी है। अब गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी में मैंने 50 लाख रुपए का डिपॉजिट रखा। अब 50 लाख का डिपॉजिट रखा, अब हम बिडिंग कर रहे थे और बिडिंग हो गई, और बिडिंग एग्जैक्ट 50 लाख पे ही रुकी और ये घर मेरा हुआ। अब सुनो ध्यान से, ये 50 लाख की बिडिंग हुई, घर मेरा ही हुआ। अब गवर्नमेंट क्या करती ना, अगर इसके बाद थोड़ा बहुत और पेमेंट मुझे करना है, फॉर सपोज करो पूरी प्रॉपर्टी 5 CR की थी, 4.5 CR मुझे और पे करना है। 50 लाख पे करने के बाद मैंने बोला भैया ये प्रॉपर्टी मुझे नहीं खरीदनी है, ये तो गद्दारी हो गई, गद्दारी कर बे। आपने तो बोला ये प्रॉपर्टी खरीदेंगे, आपने बिडिंग भी करी थी, पर अब आप नहीं खरीद रहे हो, तो अब गवर्नमेंट इस 50 लाख को क्या कर देगी? फॉरफिट, जब्त कर लेगी गवर्नमेंट इस 50 लाख को। क्या इस 50 लाख पे जीएसटी लगाएं? सर क्यों लगाएं इस 50 लाख पे जीएसटी? दिस वॉज मेयर अ पेनल्टी, कि अगर आप प्रॉपर्टी के बाकी पैसे नहीं देते हो तो हम आपके ये 50 लाख को फॉरफीट कर देंगे। इसके ऊपर कोई जीएसटी वीएसटी की बातें नहीं होगी, ठीक है। फिर सर अगर एक कॉन्ट्रैक्ट है,
मैंने आपको कुछ गुड्स बेचा, मैंने आपको कहा 2 महीने के अंदर अंदर पेमेंट कर देना, अगर 2 महीने के अंदर अंदर पेमेंट नहीं करा तो इंटरेस्ट लगेगा, लेट फीस लगेगी, पेनल्टी लगेगी। सर क्या इसके ऊपर जीएसटी की बातें हो जाएगी? हाँ सर, इसके ऊपर जीएसटी की बातें हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि 2 महीने के अंदर अंदर पेमेंट कर देना। इसका मतलब इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हम दोनों के बीच में शुरू से ही आ गया था। इसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर, आप गए नहीं, आपकी टिकट थी, आप गए नहीं, आप गए नहीं तो सर फिर वो कैंसिलेशन चार्जेस लगेंगे। क्या उस कैंसिलेशन चार्जेस पे जीएसटी की बातें होगी? हाँ सर, उस कैंसिलेशन चार्जेस पर जीएसटी की बातें होगी। फिर उसके बाद सर पैकेज टूर, क्या इस पैकेज टूर पे भी जीएसटी की बातें होगी? हाँ सर, पैकेज टूर पे भी जीएसटी की बातें होगी। अगर आप टूर पे जा रहे हो तो होगी होगी, पर आप टूर पे नहीं जा रहे हो और सामने वाली टूर ऑपरेटर कंपनी ने आपके ऊपर कैंसिलेशन चार्जेस लगाए, तो उस कैंसिलेशन चार्जेस पे जीएसटी की बातें होगी, क्योंकि पहले ही एग्रीमेंट हो चुका था कि अगर आप टूर पे नहीं जाते हो तो फलाना फलाना कैंसिलेशन चार्जेस लगेंगे। याद करो वो दिन जब आप ट्रेन की टिकट बुक करते हो, जब आप फ्लाइट की टिकट बुक करते हो, जब आप फ्लाइट की टिकट बुक करते हो तो वहां पे लिखा रहता है कि कैंसिलेशन चार्जेस विल अप्लाई इफ यू कैंसल द फ्लाइट और ट्रेन विद इन द 24 आवर्स और 48 आवर्स एज द केस मे बी। ठीक है सर। प्री पेमेंट पेनल्टी, अगर हम लोन जल्दी रीपे कर देते तो हम पे एक पेनल्टी लगती है, प्री पेमेंट पेनल्टी। सर इस प्री पेमेंट पेनल्टी पे भी क्या जीएसटी वीएसटी की बातें होगी? अब समझो ना ध्यान से, प्री पेमेंट पेनल्टी पे क्या जीएसटी की बातें होगी? हाँ सर, इस प्री पेमेंट पेनल्टी पे भी जीएसटी वीएसटी की बातें होगी। ठीक है। लेट पेमेंट, सरचार्ज और फीस, इन सब पे हम जीएसटी वीएसटी की बातें करेंगे। बोलो बात क्लियर है क्या? सर चेक डिसऑनर, बेटा चेक डिसऑनर हुआ है, हम नहीं चाहते थे चेक डिसऑनर हो, क्योंकि हमारे यहाँ पे इनफ फंड नहीं था, तभी चेक डिसऑनर हो गया और डिसऑनर में हमें फाइन लगी और पेनल्टी लगी। क्या हम चाहते थे चेक डिसऑनर हो? नहीं सर। क्या कोई पहले से एग्रीमेंट था कि चेक डिसऑनर होगा तो इतने पैसे देंगे? नहीं सर। तो ये चेक डिसऑनर इज नॉट अ सप्लाई। पेनल्टी इंपोज फॉर वायोलेशन ऑफ लॉस, सर आपने लॉ वायलेट करा, दारू पी के गाड़ी चला रहे हो, फिर पुलिस वाले ने रोका, ट्रिपलिंग, पुलिस वाले ने रोका, लॉ का वायलेशन करा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट पे जो डॉक्यूमेंट जिस समय सबमिट करना था आपने डिले करा, जीएसटी रिटर्न आपने लेट फाइल करा, सर आपने लॉ का वायलेशन करा है, उसके लिए पेनल्टी लग रही है। सरकार नहीं चाहती थी आप लॉ का वायलेशन करो, इसलिए दिस इज नॉट अ सप्लाई। बताओ इस पे अगर जीएसटी लगता, इसका मतलब है सरकार ही खुद चाहती है कि लॉ वायलेट करूं। ठीक है। फिर सैलरी का फॉरफीचर, क्या होता है ना, जब आप नई जॉब ज्वाइन करते हो तो जनरली 1 साल 2 साल का टर्म रहता है। अगर आप इस 1 साल 2 साल के टर्म के पहले पहले रिजाइन मार दो तो आपका एक सैलरी का अमाउंट फॉरफीट किया जाता है, आपकी सैलरी रिलीज नहीं करेंगे। सर ये जो फॉरफीचर ऑफ सैलरी है, दिस इज ऑल्सो नॉट अ सप्लाई। फिर फिक्स चार्जेस फॉर पावर, बेटा पावर इलेक्ट्रिसिटी पे कोई जीएसटी की बातें होती नहीं है। तो कैंसिलेशन चार्ज, जब पावर पे ही जीएसटी की बातें नहीं करी तो उसके कैंसिलेशन चार्जेस पे भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा। और ये जो लिखा है ना जीएसटी प्रिंसिपल सप्लाई, ये आपको आगे समझ में आएगा कि कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई क्या होता है। बस अभी आप ऐसा समझो कि जब पावर पे ही जीएसटी नहीं है तो कैंसिलेशन चार्जेस पे भी जीएसटी की बातें नहीं होगा। अगर रेल के टिकट पे जीएसटी नहीं है तो कैंसिलेशन चार्ज पे भी जीएसटी नहीं लगेगा, पर अगर रेलवे की कोई टिकट पे जीएसटी है तो कैंसिलेशन चार्ज पे भी जीएसटी की बातें करेंगे। सेम गोस विद द एयर कंडीशनर। बोलो बात क्लियर है क्या? अब समझो ध्यान से, सेक्शन 71B रेड विथ शेड्यूल 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। शेड्यूल 1 में वो एक्टिविटीज दी हुई है जहां पे कंसिडरेशन नहीं है फिर भी जीएसटी की बातें होती है। और सेक्शन 71B सिंपली एक बात कहता है कि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, कंसिडरेशन है, चाहे बिजनेस हो या ना हो तब भी हम जीएसटी की बातें करेंगे, क्योंकि हम इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज को महंगा करना चाहते हैं। तो सरकार ने पूरी कोशिश कर दी कि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे जीएसटी हम लगा पाए। पहला, अगर विथ कंसिडरेशन,
विथ कंसिडरेशन। सर चाहे बिजनेस हो या ना हो सप्लाई बनेगा, 100% बनेगा। अच्छा किसके एंगल से देखना है? रेसिपिएंट के एंगल से देखना है। मतलब ये है सप्लायर, ये है रेसिपिएंट। तो भैया ये जो सप्लायर है ये है यूएसए में और ये जो रेसिपिएंट है ये है इंडिया में। इन्होंने अपना घर बनवाया, पर्सनल घर। इस पर्सनल घर पे पर्सनल आर्किटेक्ट की सर्विसेज ली और कंसिडरेशन सामने वाला यूएसए में था तो सामने वाले ने $1000 मांगे। क्या जीएसटी की बातें होगी? सर इंपोर्ट है क्या? हाँ सर इंपोर्ट है, वो यहाँ पे है, हम यहाँ पे हैं, इंपोर्ट है। क्या कंसिडरेशन है? हाँ सर कंसिडरेशन है। सर ये तो बिजनेस यूज नहीं है। अरे चाहे बिजनेस हो या बिजनेस ना हो तब भी हम जीएसटी की बातें करेंगे। इसका मतलब इस $1000 पे हम जीएसटी की बातें करेंगे। दूसरी चीज इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, विदाउट कंसिडरेशन है। विदाउट कंसिडरेशन मतलब पैसा आ ही नहीं रहा है। अगर रिलेटेड पर्सन है, अगर कौन है? रिलेटेड। अच्छा रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन ध्यान रखना और उसमें फैमिली की डेफिनेशन जरूर जरूर ध्यान रखना। फैमिली में स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑलवेज द पार्ट ऑफ फैमिली। पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर वो फैमिली का पार्ट तभी बनेंगे अगर डिपेंडेंट होंगे तो। ठीक है, तो अगर रिलेटेड पर्सन है या डिस्टिंक्ट पर्सन है, आगे समझाऊंगा ये डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है। जनरली आप समझो डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है। अगर हमने अलग अलग स्टेट में हमारा बिजनेस है तो हमें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज लेना पड़ता है। एक रजिस्ट्रेशन एमपी में, एक रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र में। बेटा परमानेंट अकाउंट नंबर तो सेम होगा पर जीएसटी नंबर अलग अलग होगा। तो ये एमपी और महाराष्ट्र वाले आपस में क्या कहलाएंगे? डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। तो डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब होता है एक पैन कार्ड पे आपके कितने सारे रजिस्ट्रेशन है, अगर ये जो सारे रजिस्ट्रेशन है आपस में मिलके क्या कहलाएंगे? डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। बोलो बात क्लियर है क्या? सर अगर रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन है इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस तब वो सप्लाई बनेगा, अदर केसेस में वो सप्लाई नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल ये सप्लायर है, ये रेसिपिएंट है। अब आप समझो इस केस में ये सप्लायर, ये रेसिपिएंट, दिस इज फादर और दिस इज सन। बाप बेटा सर्विसेज दे रहे। पापा यूएसए में रहते हैं और बेटा कहां पे रहता है? सर इंडिया में। दोनों रिलेटेड है। ठीक है, मैंने ही आपको बता दिया कि दोनों क्या है? रिलेटेड। अब कोई कंसिडरेशन तो होगा ही नहीं क्योंकि यार क्या पापा बेटे से चार्ज करेंगे क्या? कोई कंसिडरेशन नहीं होगा। सर अब बताओ क्या ये जीएसटी के दायरे में आएगा? तो क्या इंपोर्ट ऑफ सर्विस है? हाँ। क्या रिलेटेड पर्सन है? हाँ रिलेटेड पर्सन है। कंसिडरेशन नहीं है? हाँ तो सर हमें कंसिडरेशन चाहिए भी नहीं, बस हमें तो क्या देखना है? रिलेटेड पर्सन। अगर ये रिलेटेड पर्सन है तो हाँ जीएसटी की बातें होगी, पर अगर ये नॉट रिलेटेड पर्सन हुआ तो मतलब ये डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, तो फिर कोई जीएसटी बीएसटी की बातें नहीं होगी। बात समझ में आई क्या? चलो चलो सर अब अपन को देखना है बेटा स्केड्यूल नंबर 1। स्केड्यूल 1 क्या कहता है यार? एक्टिविटी है, बिजनेस है और अगर कंसिडरेशन नहीं भी है तब भी हम जीएसटी की बातें करेंगे। तो कंसिडरेशन नहीं भी है तब भी क्या वो सप्लाई बन जाएगा? हाँ सर तब भी वो सप्लाई बन जाएगा। तो स्केड्यूल 1 में बेटा 4 पैरा है। पैरा नंबर 1, पैरा नंबर 2, पैरा नंबर 3 और पैरा नंबर 4। चारों पैरा फटाफट से। पैरा नंबर 1, पैरा नंबर 1 कहता है परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट्स वेयर आईटीसी हैज बीन अवेट। अगर आपने कोई भी बिजनेस असेट्स को परमानेंटली ट्रांसफर करा है जिसमें आपने आईटीसी लेके रखी है तो भले ही फिर आपने उसको फ्री में भी ट्रांसफर करा हो तब भी वो आपका सप्लाई बन जाएगा। लॉजिकल है ना यार? समझो ध्यान से कि सर यहां पे है सप्लायर, यहां पे है रेसिपिएंट।
दोस्त जिस सप्लायर ने एक एसेट खरीदी है 1 लाख रुपए की, इस 1 लाख रुपए पे 18,000 का जीएसटी है, टोटल हो गया 1,18,000। एक बात बताओ, जब हमने एसेट खरीदी तो हमने सरकार को मन ही मन एक वादा कर दिया कि इस एसेट को हम हमारे बिजनेस के यूज के लिए यूज करेंगे, पर आपने वादा तोड़ दिया। आपने तो कहा वादे होते ही तोड़ने के लिए। आपने इस एसेट को बिजनेस यूज के लिए यूज नहीं करा, आपने इस एसेट को सेल कर दिया, डिस्पोज कर दिया, फ्री में बेच दिया। सर अब ये जो आईटीसी ली है ना, इस आईटीसी को रिवर्स करना पड़ेगा। आईटीसी को रिवर्स करना बोलो या इस सेल वाले ट्रांजैक्शन को क्या बना दो, सप्लाई बना दो, बात एक ही है। तो परमानेंट ट्रांसफर होना चाहिए ऑफ बिजनेस एसेट्स वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। दोस्त अगर मैंने आईटीसी ली ही ना हो तो अगर सर आपने आईटीसी नहीं लिए मतलब आपको गुड्स 1,18,000 का पड़ा और आपने कोई क्रेडिट लिया ही नहीं है, फिर अगर आपने फ्री में भी सप्लाई करा तो क्या वो सप्लाई बनेगा? सर फिर क्यों सप्लाई बनेगा? तो कंडीशन क्या है, आपने आईटीसी ली हुई होनी चाहिए। अगर सरकार ने आईटीसी ब्लॉक करके रखी है तो सर फिर भी वो सप्लाई नहीं बनेगा। दूसरा देखो, ध्रुव गिव्स ओल्ड लैपटॉप्स टू हिज फ्रेंड फ्री ऑफ कॉस्ट। सर क्या ये सप्लाई बन जाएगा? हाँ सर सप्लाई बन जाएगा, प्रोवाइडेड ध्रुव हैज टेकन इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन द लैपटॉप्स। फिर एसी परमानेंटली ट्रांसफर करी पर एसी पे आईटीसी ब्लॉक्ड है, फिर आपने भले फ्री में ट्रांसफर करी तो भी ये सप्लाई नहीं बनेगा क्योंकि बेटा एसी पे जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वही क्या है, ब्लॉक है। सेकेंड, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। पहले समझो रिलेटेड पर्सन क्या होता है। ऑफिसर डायरेक्टर ऑफ वन अनदर बिजनेस। सर दो बिजनेसेस हैं, ऑफिसर्स हैं, उनके डायरेक्टर्स हैं, क्या दोनों रिलेटेड माने जाएंगे? हाँ रिलेटेड माने जाएंगे, ठीक है। एक बिजनेस में मैनेजिंग डायरेक्टर, अदर डायरेक्टर सब आपस में रिलेटेड माने जाएंगे। फिर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स रिलेटेड माने जाएंगे, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय आर रिलेटेड पर्सन। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड पर्सन कंट्रोल 25% वोटिंग स्टॉक शेयर्स ऑफ देम। सपोज करो यहाँ पे है सी लिमिटेड और ये सी लिमिटेड ए लिमिटेड को भी कंट्रोल करती है, बी लिमिटेड को भी कंट्रोल करती है। ए लिमिटेड में इसका है 25% और बी लिमिटेड में इसका है 30%। अब समझो ना ध्यान से, सर ये थर्ड पर्सन ए लिमिटेड को भी कंट्रोल कर रही है और बी लिमिटेड को भी कंट्रोल कर रही है, 25% से ज्यादा वोटिंग पावर है, शेयर्स हैं, तो ऐसा माना जाएगा ये ए लिमिटेड और बी लिमिटेड आपस में रिलेटेड पर्सन कहलाएंगे। तो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड आपस में कौन कहलाएंगे? रिलेटेड पर्सन कहलाएंगे। बोलो बात क्लियर है क्या? फिर सर वन ऑफ देम कंट्रोल्स अदर, एक थर्ड पर्सन दोनों को कंट्रोल कर रहा है। सच पर्सन्स आर कंट्रोल्ड बाय अ थर्ड पर्सन, आर दी मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली। फैमिली की डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एजेंट है, डिस्ट्रीब्यूटर है, ये सब आपस में रिलेटेड पर्सन कहलाएंगे। सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है, एक फैमिली वाला ध्यान रखना और एक 25% वाला ध्यान रखना। डिस्टिंक्ट पर्सन, एक ही पैन कार्ड पे अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेके रखे हैं, उन्हें कहा जाता है डिस्टिंक्ट पर्सन। एक और चीज सर बहुत इंपॉर्टेंट, मेरा एक ऑफिस एमपी में, दूसरा ऑफिस महाराष्ट्र में। एमपी वाला तो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, महाराष्ट्र वाला जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है क्योंकि महाराष्ट्र में हम अल्कोहलिक लिकर बेचते हैं, तो अल्कोहलिक लिकर तो जीएसटी के बाहर है। तो मुझे एक बात बताओ सर, क्योंकि ये महाराष्ट्र वाला रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या ये दोनों डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं करेंगे? अरे भाई दोनों है तो आप ही के ना। तो सरकार ने बोला कि जब दोनों ही एंटिटी आपकी है तो आप दोनों आपस में डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाओगे। और अगर मेरा एक और रजिस्ट्रेशन यूपी में, तो सर ये दोनों भी आपस में डीम्ड डिस्टिंक्ट कहलाएंगे। हाँ सर ये दोनों भी आपस में डीम्ड डिस्टिंक्ट कहलाएंगे। तो डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब क्या होता है, क्योंकि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज होता है तो आपके हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग रजिस्ट्रेशन होगा,
तो ये सब एंटिटी आपस में डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएगी। बात क्लियर है क्या सर? देखो ध्यान से, ट्रांजैक्शन सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन, इसे भी हम सप्लाई मानेंगे क्योंकि लॉ मेकर को भरोसा नहीं है। लॉ मेकर को लगता है कि जो रिलेटेड पर्सन है ना, उस पे जो ट्रांजैक्शन होगा वो आर्म्स लेंथ प्राइस पे नहीं होगा, दैट इज फेयर प्राइस पे नहीं होगा। क्योंकि सर ट्रांजैक्शन फेयर प्राइस पे नहीं होगा और लॉ मेकर को लगता है भैया यहां पे चोरी के ज्यादा चांसेस है, यहाँ पे ज्यादा चोरी हो सकती है, तो लॉ मेकर ने इसको भी क्या बनाया है? सप्लाई बनाया है। आई बात समझ में? देखो एक फैक्ट्री है लखनऊ में, दूसरा दिल्ली में शोरूम है, हम स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हैं। सर क्या ये डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में जो स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हैं इसके ऊपर जीएसटी की बातें होगी? हाँ सर 100% जीएसटी की बातें होगी। एक है लखनऊ में, दूसरी है कानपुर में, बेटा एक ही रजिस्ट्रेशन लेके रखा है। तो सर जब एक ही रजिस्ट्रेशन लेके रखा है तो थोड़ी डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे। डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन तो तब कहलाते हैं जब आपके 2 जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो। एक और बात बेटा, अगर मेरा एमपी में एक आउटलेट, इंदौर में एक आउटलेट, उज्जैन में, मैं चाहूं तो इंदौर और उज्जैन दोनों का अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर भी ले सकता हूं, और अगर मैं चाहूं तो दोनों का एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी ले सकता हूं। ये मेरे पास ऑप्शन है, ठीक है। अगर मैंने दोनों का एक रजिस्ट्रेशन नंबर लिया तो इंदौर और उज्जैन आपस में डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं कहलाएंगे, और अगर दोनों का अलग अलग रजिस्ट्रेशन लिया तो इंदौर और उज्जैन आपस में डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे। आई बात समझ में? देखो ध्यान से, मोल्ड्स एंड डाइस, मोल्ड्स एंड डाइस बाय ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर दैट आर सेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। देखो क्या होता है ना, जनरली फॉर सपोज करो मुझे ये पेंसिल बनवानी है, ये मैं पेंसिल एक जॉब वर्कर से बनवाता हूं जो मेरे लिए काम करता है, वो और भी लोगों के लिए काम करता है, मेरे लिए भी काम करता है। उसने बोला कि सर इसके लिए हमें मोल्ड चाहिए, डाइस चाहिए। मैंने बोला ठीक है, मोल्ड डाइस हमारे पास पड़े हैं, तुम यूज करके वापस से मुझे दे देना, या नहीं भी दोगे तो भी चलेगा। मैंने मोल्ड डाइस फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिए। मुझे बताओ ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपने ट्रांसफर करा, क्या ये सप्लाई बनेगा? अरे सर वो रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन थोड़ी है। अगर रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन हो तभी जाके देखना है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है तो ऐसा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेटेड है तो सर इस केस में क्या जीएसटी की बातें हर बार हो जाएगी? देखो सरकार ने इधर एक लिमिट लगाई, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहा है पर एम्प्लॉय पर फाइनेंशियल ईयर 50,000 रुपए तक, तो कोई जीएसटी वीएसटी की बातें होने वाली नहीं है, मतलब सप्लाई नहीं माना जाएगा। पर आपने शगुन के दिए 51,000 तो फिर जीएसटी लगेगा, और जीएसटी पता है किस पे लगेगा? पूरे 51,000 पे जीएसटी की बातें हो जाएगी। आई बात समझ में? तो अगर शगुन के 51,000 दिए तो पूरे 51,000 पे जीएसटी की बातें होगी। इसके बाद परक्विजिट बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। बेटा एक चीज होती है सीटीसी, सीटीसी का मतलब होता है कॉस्ट टू कंपनी। जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हर चीज लिखी जाती है कि आपकी सैलरी इतना होगा, आपको अलाउंसेस इतने मिलेंगे, आपको परक्विजिट इतने मिलेंगे। दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ द कॉस्ट टू द कंपनी, दिस आर नॉट गिफ्ट। परक्विजिट कोई गिफ्ट विफ्ट नहीं है, ये तो सर सिंपली कॉस्ट टू द कंपनी का पार्ट है। तो क्या परक्विजिट्स को गिफ्ट मानेंगे? नहीं सर, परक्विजिट को कोई गिफ्ट विफ्ट मानेंगे नहीं। आई बात समझ में? थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पैरा नंबर 3 ऑफ शेड्यूल 1, प्रिंसिपल और एजेंट। सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अगर प्रिंसिपल एजेंट को गुड्स सप्लाई कर रहा है और वो भी वो एजेंट जो इस पैरा नंबर 3 में कवर्ड है, तो ही जाके वो सप्लाई बनेगा। अब सुनो ध्यान से, सर 2 एजेंट होते हैं, एक सच्चा एजेंट और एक झूठा एजेंट। सच्चा एजेंट का मतलब वो होता है सर ऐसा एजेंट जो इनवॉइस अपने नाम पे बना रहा है, और झूठा एजेंट का मतलब होता है जो इनवॉइस
प्रिंसिपल के नाम का बना रहे हैं। अगर इनवॉइस एजेंट अपने नाम का बना रहा है तो वो है सच्चा एजेंट जो इस पैरा में कवर्ड है, पर अगर इनवॉइस प्रिंसिपल के नाम पे बन रहा है तो वो है झूठा एजेंट, वो इस पैरा में कवर्ड नहीं है। गुड्स की बात चल रही है, सर्विसेज की बात नहीं चल रही। मतलब अगर सर्विसेज है तो चाहे सच्चा हो चाहे झूठा हो उससे कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब अगर सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट सच्चे एजेंट को भी दी तो वो सप्लाई नहीं बनेगी। बात क्लियर है? तो सर सच्चा एजेंट होना चाहिए जो इनवॉइस अपने नाम पे बनाए। तो अगर इनवॉइस प्रिंसिपल के नाम पे है तो नॉट एन एजेंट, एजेंट के नाम पे है तो सर वो फिर हमारा सच्चा एजेंट कहलाएगा और इसमें कवर्ड हो जाएगा। दूसरा डेल क्रेडिटर एजेंट। ये डेल क्रेडिटर एजेंट क्या होता है? डेल क्रेडिटर एजेंट प्रिंसिपल को इस बात की गारंटी देता है कि आपको डेटर से पेमेंट मिल जाएगा, माल बिकेगा तो सही और बिकने के साथ बैड डेट्स आपको नहीं होगा। जो भी डेटर से पैसे देने की बात होगी उसकी जिम्मेदारी डेल क्रेडिटर एजेंट खुद अपने नाजुक से कंधों पर लेता है। मतलब सर गारंटी दे रहा है। हाँ, अगर डीसीए एक सच्चा एजेंट है, डीसीए कौन सा एजेंट है? सच्चा। तो सच्चा एजेंट है तो समझो ना यार, ये डीसीए ने कस्टमर को जो सर्विसेज दी ना, सिर्फ इसने गुड्स नहीं बेचे, गुड्स के साथ साथ इसने इंटरेस्ट की सर्विसेज भी दी। इसने एक और सर्विसेज दी कि अगर आप इतने टाइम में पैसा नहीं दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आपने 2 महीने के बाद पैसा नहीं दिया तो हम आप पे इंटरेस्ट लेंगे। तो सर ये जो इंटरेस्ट है ना, ये भी गुड्स के साथ क्लब हो जाएगा। तो समझो ध्यान से, सर इंटरेस्ट अमाउंट विल बी क्लब्ड इन मेन सप्लाई एंड थस टैक्सेबल। इसका मतलब है अगर गुड्स का अमाउंट है 2,80,000, इंटरेस्ट का अमाउंट है 20,000, तो जीएसटी किस पे लगेगा? सर 3 लाख रुपए पे हम जीएसटी की बातें करेंगे। पर सर एक बात बताओ, अगर इनवॉइस प्रिंसिपल के नाम पे इशू हुआ, इसका मतलब है झूठा एजेंट है। तो झूठा एजेंट है तो सर ये जो इंटरेस्ट है ये क्लब नहीं होगा, ये इंटरेस्ट तो एक प्रिंसिपल सप्लाई हो गई, और ये जो इंटरेस्ट है ये क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट मतलब इस इंटरेस्ट पे कोई जीएसटी की बातें नहीं होगी। मतलब इस केस में अगर मैं बात करूं सेम एग्जाम्पल की, तो इस केस में सिर्फ 2,80,000 पे जीएसटी की बातें हो जाएगी। बोलो बात क्लियर है क्या? उसके बाद इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में क्या होता है। ठीक है बेटा, ये इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है और एजेंट के केस में वो गुड्स है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना। फिर है स्केड्यूल नंबर 2। स्केड्यूल 2 बहुत सिंपल है कि सर सप्लाई तो बन गया, बच्चा तो हो गया, लड़का हुआ है या लड़की हुई है, तो सर सप्लाई तो बन गया, पर आखिरकार गुड्स की सप्लाई है या सर्विसेज की सप्लाई है वो। तो पहला, अगर टाइटल ट्रांसफर हो गया, मैंने ये पेंसिल आपको सेल कर दी, टाइटल ट्रांसफर हो गया, दैट इज सप्लाई ऑफ गुड्स। टाइटल ट्रांसफर नहीं हुआ है, शेयर इन गुड्स ट्रांसफर हुआ है या राइट ट्रांसफर हुआ है? राइट ट्रांसफर हुआ है, जैसे टीनेंसी राइट। ठीक है, या शेयर इन गुड्स ट्रांसफर हुआ है, तो ये कोई गुड्स की सप्लाई नहीं है, ये काय की है? सर्विसेज। बेसिकली आप ध्यान रखना, परमानेंट ट्रांसफर इज ऑलवेज गुड्स, टेम्पररी ट्रांसफर इज ऑलवेज सर्विसेज। ठीक है, और फिर स्केड्यूल 2 ऐसा कुछ काम का नहीं है, स्केड्यूल 2 आप छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो स्केड्यूल 2 आप खुद से, आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं घर पे पढ़ने के लिए, स्केड्यूल नंबर 2। ठीक है, चलो आ जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्केड्यूल नंबर 3। स्केड्यूल नंबर 3 इज नॉन सप्लाईज अंडर जीएसटी। सप्लाई तो है, एक्टिविटी है, बिजनेस है, कंसिडरेशन है, पर फिर भी हम इस पे जीएसटी की बातें नहीं करेंगे। फिर कहां कहां नहीं करेंगे? सबसे पहला, एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को सर्विसेज दी इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उस पे हम जीएसटी की बातें नहीं करते हैं। ना सैलरी पे, ना अलाउंस पे, ना परक्विजिट पे, किसी पे जीएसटी की बातें नहीं होती। पर एक चीज याद रखो, अगर इन दी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो, फॉर सपोज करो मैं रिलायंस का एम्प्लॉय हूं, रिलायंस ने बोला, मुकेश अंबानी ने बोला मेरा पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दो, मैंने बोला हो जाएगा फाइल, पर इसके अलग से पैसे लगेंगे।
बोला ठीक है, इसके जब अलग से पैसे लगेंगे तो मुकेश अंबानी ने बोला कितने लोगे, मैंने बोला 10,000। क्या ये इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है? नहीं सर, ये कोई इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है। क्योंकि ये इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो क्या इसके ऊपर जीएसटी की बातें होगी? हाँ सर, फिर इसके ऊपर हम जीएसटी की बातें करेंगे। ठीक है, तो इन द कोर्स और रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट, कैजुअल वर्कर्स हो, डेली वर्कर्स हो, वर्कर तो क्या होता है? वर्कर, तो सर वर्कर तो वर्कर होता है, तो कोई भी वेजेस सैलरी उसके ऊपर कोई जीएसटी वीएसटी की बातें नहीं होगी। दूसरा, कोर्ट या ट्राइब्यूनल, कोर्ट या ट्राइब्यूनल कोई भी सर्विसेज दे रहे हैं जिसके लिए वो फीस ले रहे हैं उसके ऊपर कोई जीएसटी की बातें नहीं होगी। एक और चीज, कोर्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। सर कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, जागो ग्राहक जागो, अगर कोई भी बायर को कोई दिक्कत हुई है तो वो बायर इधर जाएगा, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। सर क्या इनकी जो फीस और पेनल्टी वेनल्टी होती है उस पर जीएसटी की बातें होगी? देखो क्लैरिफिकेशन क्यों आया, कोर्ट में क्या लिखा था? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। अब ये जो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है कोई कोर्ट वोट थोड़ी है। जीएसटी काउंसिल ने बोला ये कोर्ट नहीं है पर ये कंज्यूमर के हित के लिए बना है, तो इसे एज गुड एज हम ट्राइब्यूनल मानेंगे और इसकी सर्विसेज पे भी कोई जीएसटी वीएसटी की बातें नहीं होगी। बोलो माता रानी की जय। फिर सर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, मोदी जी हो गए, योगी जी हो गए, फिर शिंदे जी हो गए, ये सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पंचायत, म्यूनसिपैलिटी, अगर ये कोई सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे रहे हैं इसके ऊपर कोई जीएसटी वीएसटी की बातें नहीं होगी। फिर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन की पोस्ट है जैसे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, दीज ऑल आर द पोस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पोस्ट दी। अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन की पोस्ट है उसके लिए आपको देश को सर्विसेज देनी पड़ रही है, और अगर आप देश को सर्विसेज दे रहे हो और उसके बदले में आपको कुछ भी पैसा मिल रहा है इसके ऊपर कोई जीएसटी की बातें नहीं होगी। फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चेयरपर्सन और मेंबर और अ डायरेक्टर इन अ बॉडी एस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का डायरेक्टर, उसके ऊपर कोई जीएसटी की बातें नहीं होगी। सर प्राइवेट एंटिटी का डायरेक्टर, हाँ प्राइवेट एंटिटी के डायरेक्टर पे जीएसटी की बातें होगी। मैं प्राइवेट एंटिटी की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं क्या बात कर रहा हूं, चेयरपर्सन और अ मेंबर ऑफ डायरेक्टर इन अ बॉडी एस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। पर वो एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन है तो सर वो फिर स्केड्यूल 3 में फर्स्ट वाले पार्ट से ही आउट हो जाएगा। फिर फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रेमाटोरियम, अगर कोई मर जाता है, मरते मरते तो छोड़ दो इंसान को, अब इंसान मर गया क्या उससे जीएसटी लेंगे? इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज, एम्बुलेंस अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जा रही है, शमशान घाट, हॉस्पिटल, उस पर कोई जीएसटी की बातें नहीं होती है। फिर भला वो एम्बुलेंस गवर्नमेंट की हो, प्राइवेट हो, फिर भला वो आप एयर में ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, देयर विल बी नो जीएसटी ऑन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज, इंसान मर चुका है। ठीक है। फिर सेल ऑफ लैंड, जमीन बेची, बेटा जमीन बेची या जमीन को सजा के बेचा, मतलब ड्रेनेज लाइन बिछा दी, बोरिंग लाइन बिछा दी, नक्शा वक्शा पास करा दिया, अरे जमीन तो जमीन होवे ना, लड़की तो लड़की होवे ना, फिर भले शादी में उसको आपने सजा दिया, लड़की तो लड़की है ना, शादी में अगर उसको सजा दिया क्या लड़की बदल जाएगी क्या? सर लड़की थोड़ी बदलेगी, तो बस वैसे जमीन तो जमीन होवे, तो जमीन पे कोई जीएसटी बीएसटी की बातें नहीं होती। पर सर व्हाट अबाउट बिल्डिंग, बिल्डिंग में एक चीज याद रखना, अंडर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी पे जीएसटी लगता है, फुल्ली कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी पे जीएसटी नहीं लगता है। सर ये क्या है ओसी और सीसी? ओसी मतलब ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, सीसी मतलब कंप्लीशन सर्टिफिकेट। अगर आपको पैसा ओसी या सीसी के बाद मिला है, मतलब पूरा पैसा आपको कहां पे मिला है? ओसी और सीसी के बाद। पूरा पैसा ओसी सीसी के बाद मिला है तो कोई जीएसटी की बातें नहीं होगी। पर अगर आपको एक भी रुपया ओसी और सीसी के पहले मिला है, और सपोज करो हमारी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की, 10 लाख हमें ओसी सीसी के पहले मिले, 90 लाख बाद में मिले, तो सर फिर जीएसटी की बातें होगी क्या? सिर्फ 90 लाख पे होगी? नो माय डियर फ्रेंड, जीएसटी की बातें होगी पूरे 1 करोड़ पे हम जीएसटी की बातें करेंगे। बात क्लियर है? और फिर अमेंडमेंट यार,
पहले एक्शनेबल क्लेम्स, पहले यहाँ पे लिखा हुआ था एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, अब एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स। स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स में बोला अब जो जीएसटी लगेगा बैटिंग पे तो लगेगा ही, कसिनो पे, गैम्बलिंग पे, हॉर्स रेसिंग पे, लॉटरी पे और ऑनलाइन मनी गेमिंग। वो विंजो, ड्रीम 11, अब सरकार ने इनको भी घेरे में ले लिया और बेटा कमाओ बेटा विंजो से, कमाओ बेटा ड्रीम 11 से। अब इन सब पे भी जीएसटी वीएसटी की बातें होगी। आई बात समझ में? फिर ये ऑनलाइन मनी गिविंग की डेफिनेशन है, नॉट सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम, बस आप तो ये याद रखना कि सर अब एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी लगेगा, हाँ बस इन वाले एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी लगेगा। बैटिंग, कसिनो, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, लॉटरी और ऑनलाइन मनी गेमिंग, बाकी कोई भी एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी की बातें नहीं होगी। सर इंडिया में बैठे बैठे मैंने अगर माल यूएसए से फ्रांस पहुंचा दिया तो कोई जीएसटी की बातें नहीं होगी। इसमें मुझे अगर कोई कमीशन वमीशन मिल रहा है तो वो भी जीएसटी से एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, मैं इंडिया में हूं, माल इंडिया में आया ही नहीं, मैंने माल यूएसए से लेकर फ्रांस में पहुंचा दिया तो इस पर कोई जीएसटी की बातें नहीं होगी। इसे टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं एंटर पोर्ट। ठीक है, इसके बाद है बेटा इनबाउंड सेल। इनबाउंड सेल का मतलब होता है कि बेटा कस्टम में गुड्स वेयर हाउस पे आए। अब जब गुड्स वेयर हाउस पे आए हैं तो मैंने क्या करा ना, गुड्स तो वेयर हाउस में, पर मैं कलेक्ट करने गया ही नहीं और मैंने उसी के पहले पहले वेयर हाउस में गुड्स से उस दौरान मैंने ये गुड्स किसी और को बेच दिए तो उसके ऊपर भी कोई जीएसटी की बातें नहीं होगी। इसे कहा जाता है इनबाउंड सेल। तो सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, तो आपने वेयर हाउस में पड़े पड़े ही गुड्स बेच दिए। फिर है हाई सील सेल्स। हाई सील सेल का मतलब है सर हमारा गुड्स इंपोर्ट हो रहा था और नाव में हम भी आ रहे थे और हमारे साथ एक युवक भी आ रहे थे। हमने बोला कि यार ये जो हमारा गुड्स है बहुत ही शानदार है, इसकी वैल्यू है बहुत अच्छी है। इन युवक ने बोला एक काम करो, ये गुड्स आप मुझे ही बेच दो, आप डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मुझे ट्रांसफर कर दो और मैं कलेक्ट कर लूंगा और आपके बिहाफ पे मैं इंपोर्ट ड्यूटी पे कर दूंगा। मैंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बात बताओ, इस सेल को बोलेंगे क्या? हाई सील्स सेल। इसके ऊपर भी कोई जीएसटी वीएसटी की बातें नहीं होगी। गुड्स इंडिया में तो आई नहीं है, ये तो आपके इंडिया में आने से पहले पहले ही आपने समंदर में ही आपने नाव में बैठे बैठे ही ट्रांजेक्शन कर दिया। तो सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द कंसाइनी टू एनी अदर पर्सन by endorsement of document of title after the goods have been dispatched from port of origin located outside India but before the clearance for home consumption। बात क्लियर है क्या? उसके बाद बेटा नॉन सप्लाईज वाइड नोटिफिकेशन, बहुत सिंपल यार। अगर कोई भी एक्टिविटी पंचायत अंडर आर्टिकल 243G, म्यूनिसिपालिटी अंडर आर्टिकल 243W, अगर ये कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं इन रिस्पेक्टिव आर्टिकल्स में, इन रिस्पेक्टिव आर्टिकल्स में बहुत सारी एक्टिविटीज दी गई है, लैंड कंसोलिडेशन, अर्बन प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी तमाम लिस्ट दी हुई है इस आर्टिकल में। अगर आप उस आर्टिकल की सर्विसेज कर रहे हो पंचायत या म्यूनिसिपालिटी तो उसके ऊपर भी कोई जीएसटी की बातें नहीं होगी। उसके बाद ग्रांट ऑफ एल्कोहलिक लिकर लाइसेंस। सर एल्कोहलिक इज एग्जेम्प्ट नहीं, एल्कोहल इज नॉट टैक्सेबल अंडर द जीएसटी। तो जब एल्कोहल पे जीएसटी लगता ही नहीं है तो एल्कोहलिक लिकर के लाइसेंस पे भी कोई जीएसटी की बातें नहीं। मिनरल के लाइसेंस की बात नहीं कर रहा, एल्कोहलिक लिकर के लाइसेंस की बात कर रहा हूं। इसका मतलब है मिनरल या कोई और दूसरा लाइसेंस है उस पर जीएसटी की बात होगी क्या? हाँ सर। नॉन सप्लाईज बाय द वे ऑफ सर्कुलर, सुनो ध्यान से। पहला है इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेंस, समझना ध्यान से बेटा। ये हमारी ट्रक है, ये ट्रक, ये एमपी है, ये महाराष्ट्र है। बेटा हमारी ट्रक है ना खराब हो गई, तो खराब हो गई तो ये रिपेयर पर्पस के लिए महाराष्ट्र में जा रही है। दोनों ऑफिसेज हमारी हैं, एमपी वाला ऑफिस भी हमारा है और महाराष्ट्र वाला ऑफिस भी हमारा है। इसका मतलब दोनों डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन है। जब ये ट्रक महाराष्ट्र गई तो क्या इस पे जीएसटी की बातें होगी? सर ये भले डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन है, भले रिलेटेड पर्सन है और भले गुड्स, ये ट्रक इज अ गुड, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है,
पर इस पे हम जीएसटी थोड़ी लगा सकते हैं, वो बिक थोड़ी रहा है, वो गया रिपेयर कराया फिर वापस आ जाएगा। तो अगर 50 लाख का ट्रक इधर जा रहा है तो इसके ऊपर कोई जीएसटी की बातें नहीं होगी, पर रिपेयर पे जीएसटी की बातें हो जाएगी। जो रिपेयर है ना, इस पे जीएसटी की बातें हो जाएगी। दूसरी बात, कभी कभार क्या होता है ना, इस ट्रक के अंदर एक छोटी ट्रक है, ये बिकने के लिए जा रही है, समझना ध्यान से, ये ट्रक के अंदर छोटी ट्रक जो है ना, ये बिकने के लिए जा रही है। अब जब ये ट्रक के अंदर छोटी ट्रक जा रही है और ये जो छोटी ट्रक है इसको तो सेल करेंगे, क्या इसके ऊपर जीएसटी की बातें होगी? हाँ सर, इस छोटी ट्रक के ऊपर तो जीएसटी की बातें हो जाएगी, क्योंकि दिस इज ट्रांसफर फॉर द पर्पस ऑफ सेल, दिस इज नॉट ट्रांसफर फॉर द पर्पस ऑफ रिपेयर। तो अगर ट्रांसफर कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ सेल तो हम जीएसटी की बातें करेंगे। तो देखो ना यार, इंटरस्टेट मूवमेंट्स ऑफ वेरियस मोड ऑफ कन्वेंस, ट्रेन, बस, टैंकर, ट्रेलर, ट्रॉला, ये सब अगर मूव हो रहे हैं गुड्स और पैसेंजर फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, will be treated neither as a supply of goods nor as a supply of service। पर एक चीज याद रखना, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी लग जाएगा ऑन रिपेयर एंड मेंटेनेंस, और अगर ये सेल करने के लिए जा रहा है तो भी हम जीएसटी की बातें कर लेंगे। और सेम इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर रिग्स, टूल्स, स्पेयर्स एंड ऑल द गुड्स ऑन व्हील्स लाइक क्रेन। तो ये सर्कुलर मुटाटिस मुटेंडस इनके ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है क्या? इसके बाद है सर लेविएबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन कंज्यूमर, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि ये जो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है इसे भी एज गुड एज ट्राइब्यूनल माना जाएगा, इसके ऊपर कोई जीएसटी की बातें नहीं होगी। इसके बाद सब इधर ध्यान दो, अगला सेक्शन है सेक्शन नंबर 8, कंपोजिट और मिक्स सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई का मतलब होता है अगर दो या दो से ज्यादा सर्विसेज का बंडल बनाया है और इसमें एक सर्विसेज मुख्य सर्विसेज प्रिंसिपल सप्लाई है, उस सर्विसेज को बोलते हैं हम कंपोजिट सप्लाई। जैसे जब आप होटल जाते हो तो होटल इज अ कंपोजिट सप्लाई। कैसे सर? होटल जाओगे तो वहां पे आपको रूम भी मिलेगा, फिर आपको स्विमिंग पूल की फैसिलिटी भी मिलेगी, फिर आपको स्पा की भी फैसिलिटी मिलेगी सर, फिर आपको ब्रेकफास्ट की भी फैसिलिटी मिलेगी, फिर आपको अकोमोडेशन की भी फैसिलिटी मिलेगी। जनरली होटल वाले सबका अलग अलग बिल नहीं बनाते हैं, वो तो आपको एक पूरा पैकेज बना के देंगे कि 10,000 रुपीज पर नाइट के हिसाब से पैकेज है। अब आप 5 दिन रुके, टोटल हो गया आपका 50,000। अब डाउट यह है कि सर आखिरकार जीएसटी लगाए तो लगाए किस पे? बेटा होटल में प्रिंसिपल सप्लाई क्या था? हम होटल गए क्यों थे? स्विमिंग के लिए, जिम के लिए, स्पा के लिए? नहीं सर, हम होटल तो रहने के लिए गए थे। तो जो प्रिंसिपल सप्लाई था ना वो था अकोमोडेशन। तो जो जीएसटी का रेट अकोमोडेशन सर्विसेज पे लगता है वही पूरा इस 50,000 पे लग जाएगा। इसे बोला जाता है कंपोजिट सप्लाई। दूसरा होता है सर मिक्स सप्लाई। मिक्स सप्लाई का मतलब ये होता है कि सर कभी अगर बचपन में आपने दिवाली पे आपके रिश्तेदारों ने आपको गिफ्ट दियो तो यार वो क्या गिफ्ट देते थे ना, एक चॉकलेट आती थी, एक फ्रूटी की बोतल आती थी, फिर पटाखे आते थे, और क्या आता था, और सपोज करो कोल्ड ड्रिंक की बोतल। ऐसा एक पैक बन के आता था। अब क्या इसमें कोई प्रिंसिपल सप्लाई नजर आ रही है? कोई फटाका प्रिंसिपल सप्लाई है क्या? कोई फ्रूटी प्रिंसिपल सप्लाई? और ये पूरा का पूरा डब्बे का दाम है 1,000 रुपए। अब हम जीएसटी कैसे लगाएं? चॉकलेट का रेट है 5, फ्रूटी का रेट है 18, इसका रेट है 28, इसका रेट है 12। सरकार ने बोला भैया ये तो आप क्या कर रहे हो, बंडल बना के बेच रहे हो। तो जब आप बंडल बना के बेच रहे हो तो जो हाईएस्ट रेट है ना 28%, वो हम लगा देंगे, डेट इज 280, 1,280 रुपए आपको देने पड़ेंगे। इसको कहा जाता है क्या? मिक्स सप्लाई। तो कंपोजिट सप्लाई का मतलब क्या हुआ कि सर दो या दो से ज्यादा सप्लाई जिसमें एक सप्लाई प्रिंसिपल, तो हम पूरे बंडल को मान लेंगे कि दिस इज अ सप्लाई ऑफ प्रिंसिपल, और जो जीएसटी का रेट प्रिंसिपल सप्लाई पे होगा वही पूरे बंडल पे लग जाएगा। मिक्स सप्लाई सर दो या दो से ज्यादा बंडल, पर यहाँ पे कोई नेचुरली बंडल नहीं है, यहाँ पे कोई प्रिंसिपल सप्लाई नहीं है, तो हम यहाँ पे हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स जिस पे लगता होगा उसको हम ले लेंगे। आई बात समझ में? इसके बाद इसके एग्जाम्पल दिए। एक और चीज, बेटा कार रिपेयरिंग कराने गए,
अब कार रिपेयरिंग कराने गए तो उसमें ना स्पेयर पार्ट्स का अलग लिखा हुआ था, रिपेयरिंग का अलग बिल था। स्पेयर पार्ट्स पे 2000, रिपेयर पे 1000, इस पे जीएसटी रेट है 12, इस पे है 18। राजा जब अलग अलग जीएसटी का रेट दिया हुआ है तो कोई कंपोजिट और मिक्स का कॉन्सेप्ट थोड़ी लगेगा, तब तो सर फिर ये 2000 पे 12% और एक 1000 पे 18% लगेगा। तो अगर आपको इंडिविजुअली आइटम दिए हैं और इंडिविजुअल टैक्स रेट भी दिया है तो कोई कंपोजिट और मिक्स का कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कुछ कुछ क्लैरिफिकेशन। पहला है प्रिंटिंग इंडस्ट्री। दोस्त, बुक बनवा रहा हूँ, एनुअल रिपोर्ट बनवा रहा हूँ, इस केसेस में जो मेन सर्विसेज है ना वो प्रिंटिंग की है। मुझे बताओ, अगर मैं मेरी जो बुक बनवा रहा हूँ तो जब मैं मेरी बुक बनवा रहा हूँ तो जो प्रिंटर वाले भैया हैं, क्या वो कागज की सर्विस इंपॉर्टेंट है? नहीं, वो प्रिंटर वाले भैया सर्विसेज जो दे रहे हैं ना, वहां पे कागज की कीमत कुछ भी नहीं है, वहां पे सर्विसेज किसकी है सर? प्रिंटिंग की। तो जो मेन सर्विस है वो किसकी है भैया? प्रिंटिंग। तो जीएसटी का रेट लगेगा प्रिंटिंग के हिसाब से, डेट इज प्रिंटिंग सर्विसेज को मान के। पर सर अगर मेरी शादी हो रही है तो शादी में मैं कार्ड बनवा रहा हूँ, बेटा अब कार्ड भी ना अलग अलग आते हैं, 500 का, 1000 का, 5000 का, 50,000 का। वो डिपेंड करता है कार्डबोर्ड के ऊपर, कार्डबोर्ड की क्वालिटी के ऊपर। वहां पे भैया मेन सर्विसेज प्रिंटिंग की नहीं है। कार्ड में प्रिंटिंग तो सब में यही है कि भैया फलाना फलाने की शादी है, फिर फलाना फलाना आपको न्योता दे रहे हैं, प्रिंटिंग तो सब कार्ड में सेम है। भैया कार्ड में चार्जेस है बॉक्स के, कार्ड में चार्जेस है कार्डबोर्ड के, तो उस केस में माना जाएगा सप्लाई ऑफ गुड्स। तो ध्यान से, प्रिंटिंग ऑफ बुक्स, पैम्पलेट, ब्रोशर, एनुअल रिपोर्ट, जहाँ पे मैं कंटेंट सप्लाई कर रहा हूं और जहाँ पे मुझे मेरा कॉपीराइट भी प्रिंटर को देना पड़ेगा, क्योंकि बिना मेरे कॉपीराइट के प्रिंटर मेरी बुक्स प्रिंट नहीं कर सकता है। इस केस में सर मेन सप्लाई बताएं काहे की? प्रिंटिंग की सप्लाई इज अ मेन सप्लाई, और जो जीएसटी का रेट लगेगा वो प्रिंटिंग के हिसाब से लगेगा। पर प्रिंटेड एनवलप्स, लेटर कार्ड, सॉरी, बेस्ट फ्रेंड, लव यू, ऐसे लेटर कार्ड बनाते हो ना आप। अभी फरवरी आ रहा है, 14 फरवरी, तो एक शायर है, उसकी एक शायरी है कि यूं ही फरवरी के दिन कम नहीं हुए, कि यूं ही किसी ने फरवरी के दिन नहीं घटाए, कमबख्त फरवरी ने बहुत दिल तोड़े हैं। तो सर फरवरी ने बहुत दिल तोड़े हैं, पर इस बार आपका दिल बन जाए उसके लिए आप अच्छे अच्छे लेटर कार्ड लेके जाना। और भाई ये लेटर कार्ड 50 रुपए से 500 रुपए तक रेंज करता है। सर ये सब चीजों में ना मेन उसकी क्वालिटी है, उस कार्डबोर्ड की क्वालिटी है। और लेटर कार्ड एक कागज में भी लिख के दे सकते हो, तो सर वो तो कागज का 5 रुपए का, पर वो कार्डबोर्ड की क्वालिटी का 500 रुपए का। प्रिंटेड बॉक्स, टिश्यू, नैपकिन, वॉलपेपर, यहाँ पे सर जो मेन है ना दैट इज सप्लाई ऑफ गुड्स। आई बात समझ में? बोलो पक्का? सर इसके बाद है रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स। रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स का मतलब ये होता है कि सर टायर पे रबड़ चढ़ाना। अगर हम टायर पे रबड़ चढ़ा रहे हैं तो जो सामने वाला सर्विसेज दे रहा है वो रबड़ चढ़ाने की सर्विसेज है, वो टायर बेचने की सर्विसेज नहीं दे रहा है। पर अगर हम वो टायर खरीद रहे हैं जिसपे ऑलरेडी रबड़ चढ़ा हुआ है तो उसे हम कहेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स। बोलो बात क्लियर है क्या? बस इसी के साथ आपका सप्लाई चैप्टर का रिवीजन खत्म होता है। आप लोग फटाफट फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और प्लीज आप अपने दोस्तों से शेयर करो, और जरूर जरूर आप कमेंट जरूर करना इस वीडियो पे कि आखिरकार आपको पढ़ के कैसा लगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।